अस्सलाम वालेकुम सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रखें और ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हम सब के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब तक हम उसको अपना नहीं लेते हैं और उसको बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश नहीं करते, हम अपने माशरे को कैसे बेहतर कर पाएंगे। हर कोई दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना चाहता है, बट कोई भी खुद अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहता। तो आई थिंक आज के दिन ये फैसला करें कि अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जहां तक हो सकता है अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को असेस करें, कहां पर आप गलत हैं, कहां पर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, लोगों के साथ किस तरह से बेहतर तरीके से बिहेव कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक दिन एक नेकी में। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि इस्लाम में खुशतबी करना कोई नाजायज़ नहीं है। इस्लाम में खुशतबी करना सुन्नत से साबित है। जैसे कि रिवायात में आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। फ़क़ाल या ज़ल उज़ुनैनी, ए दो कानों वाले। हालांकि हर आदमी के दो कान ही होते हैं, लेकिन हज़रत अनस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाहन इसलिए फरमाया, इसलिए कि ये दूर से भी सुन लिया करते थे। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में खुशतबा और मिज़ाह की इजाज़त है। ये इस्लाम के अंदर इतनी भी शिद्दत पसंदी, इतनी भी सख्ती नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान के चेहरे में तबस्सुम भी ना आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस सुन्नत पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें। आई थिंक हम ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, चीज़ों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करें इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। तो आई थिंक सबसे पहले ये कोशिश करें कि दूसरों के साथ वैसे बिहेव करें जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिहेव करें, और इसी चीज़ को अपने दिल में रखते हुए, अपनी सोच में रखते हुए दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करें। ये मत सोचें कि वो आपके लिए क्या कर सकता है या इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है। सिर्फ अच्छा करने की कोशिश करें। जब आप अच्छा करना शुरू कर देते हैं तो आपके साथ खुद ब खुद चीज़ें बेहतर और अच्छी होने लग जाती हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडे इज़ बेटर। हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही सूरज मियां जो है वो बादलों की ओर में जाकर छुप चुके हैं, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है और सर्द ठंडी हवाएं चलने की वजह से ये खुशगवार मौसम जो है शहर फैसलाबाद इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 80% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं चलने के साथ साथ और उसके साथ मौसमी तब्दीलियां तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ अगर बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर जो है स्मोग उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। महकमा मालियात के मुताबिक एयर क्वालिटी की बात करें तो आज एयर क्वालिटी जो है 165 से 172 तक जा पहुंची है। 9 पॉइंट जो है वो बढ़ चुकी है एक दिन के अंदर अंदर। और महकमा मालियात के मुताबिक इस बात का अंदिया जो है वो दिया जा रहा है कि अगर इसी तरह से स्मोग में इजाफा होता रहता तो सांस लेने की जो बीमारियां हैं वो भी पैदा हो सकती हैं। इसके साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन मौसमी तब्दीलियां जो इसी तरह से जारी रहेंगी और स्मोग में जो इजाफा हो रहा है वो भी इसी तरह से चलता रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर के मौसम में तब्दीली आती हुई नजर आ रही है। ऑफ कोर्स
सर्दियां जो हैं वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। स्मोक का एक इशू जो कि पिछली सर्दियों में भी हमें देखने को मिला, उससे पहले भी आप देख चुके होंगे फैसलाबाद शहर में अगर आप रहते हैं तो आप जानते हैं कि स्मोक कितना बड़ा इशू होता है हर सर्दियों में, जहाँ पर मौसम आप एक तरफ एंजॉय कर पाते हैं, वहीं पर ब्रीदिंग इशूज डिफरेंट तरह के आपको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। तो जरूर कोशिश करें कि अपने आप को ठंडी हवा से भी बचा कर रखें और स्मोक में ज्यादा देर मत गुजारें। कोशिश करें कि आप कोई ना कोई फेस मास्क या किसी न किसी तरह का कवर अपने फेस पे जरूर इस्तेमाल करें अगर आप बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली सुबह के वक्त निकल रहे हैं या फिर रात के वक्त अगर आप निकल रहे हैं, जहां पर स्मोक आपको ज्यादा महसूस होगी और एटमॉस्फेयर में आपको एक थिकनेस महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखें इस मौसम में भी। और अगर पानी का इस्तेमाल मत छोड़ें। आई डेफिनेटली थिंक सर्दियां हो या गर्मियां अपने हाइड्रेशन पूरी रखनी चाहिए, जिसका मतलब है कि अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करें और कोशिश करेंगे नीम गर्म पानी हो थ्रू आउट द डे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आगे बढ़ेंगे और कल अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारे प्रोग्राम में SSP अब्दुल्ला अहमद साहब मौजूद थे, साथ ही सर जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे जो कि ब्यूरो चीफ हैं सिटी 41 के। एंड ऑफ कोर्स हमारी कोशिश रही आप लोगों से बातचीत करने की, कॉल्स के थ्रू हम लोगों ने आपकी कंप्लेंट सुनी, आप लोगों की बातें सुनी और जहां पर भी हो सकता था कोशिश की गई कि अगर आपको कोई रजिस्टर्ड FIR है जिसके ऊपर आप अपडेट लेना चाह रहे हैं या फिर आपको लगता है कि एक्शन अभी तक नहीं लिया गया, उसके हवाले से भी हमारी टीम की कोशिश थी। कल SSP अब्दुल्ला अहमद यहां पर मौजूद थे और उनके साथ उनकी पूरी टीम बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली में काम कर रही थी और आपकी जो लाइव कॉल्स आ रही थी उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे थे, जो चाहे थाने के हवाले से थी, FIR नंबर के हवाले से थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन राइट अवे नोट की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी कि साथ साथ फॉलो अप करने की कोशिश की जाए। और आज हमारे पास वो फॉलो अप्स भी मौजूद हैं। आई थिंक इसमें अप्रिसिएशन की भी जरूरी है कि इतनी तेजी के साथ इन केसेस को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हम जानते हैं कि हमारी पुलिस बहुत मेहनत करती है, बहुत हार्ड वर्किंग है एंड आई थिंक उनके सैक्रिफाइसेस को कहीं पर भी डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोशिश की जाए कि हम जहां पर एक तरफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं वहां पर अप्रिशिएट भी करें जहां पर हमारी पुलिस डिजर्व करती है। एंड आई थिंक कल एक और हमारी कोशिश थी कि जो भी आप लोगों के मसाइल हैं, जो भी आप लोगों की कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए पुलिस से रिलेटेड या कोई आपके केसेस जो कि रनिंग है। एंड आज हमारे पास वो फॉलो अप मौजूद है एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि किस तरह से फौरी तौर पे पुलिस सीन पर पहुंच गई, जिसके बाद ऑफ कोर्स जो भी केसेस थे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई कि आप लोगों को अपडेट भी प्रोवाइड की जाए इस हवाले से जहां पर कोई केसेस थे जो कि रिजॉल्व नहीं हुए थे या उनको वक्त लग रहा था रिजॉल्व होने में, तो डेफिनेटली उन पर फॉलो अप भी किया जा रहा है। और पुलिस आई थिंक इट्स कमेंडेबल कि कितनी तेजी के साथ अब्दुल्ला अहमद और उनकी टीम ऑपरेट फौरी तौर पे वो ऑन सीन पहुंचकर इन केसेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो आई थिंक दैट्स रियली इम्प्रेसिव और यही कोशिश थी हमारी कल के प्रोग्राम से। एंड ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ये तीसरा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमारी ये कोशिश रही आप लोगों से बातचीत करने की, आपकी FIRs के हवाले से डिस्कशन करने की, डिफरेंट केसेस के हवाले से डिस्कशन करने की। आगे भी हमारे प्रोग्राम में कोशिश रहेगी, सिटी 41 की भी कोशिश रहेगी कि आगे चलते हुए भी इस तरह के प्रोग्राम्स को हम करते रहें जहां पर आपकी कंप्लेंट्स, आपके केसेस, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। आगे चलेंगे और आप जानते हैं कि अब वक्त होगा हमारी टॉप स्टोरीज का और आज की हमारी टॉप स्टोरी, हुकूमत ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म कर दिया, अब BA करने वाले तलबा के पास क्या है मौके। तो जी ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरी, इसी के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे पास साथ कासिम बुट्टर साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ जहांगीर अशरफ भी हमारे साथ मौजूद है जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। वेलकम करते हैं आपको जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से हमारी टॉप स्टोरी में भी बात की कि 2 साला डिग्री प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया है एंड जहांगीर इसका क्या मतलब होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी पढ़ रहे थे इन डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर, क्या वो अपना रनिंग टाइम पूरा करेंगे? फातिमा, ये बहुत पहले का डिसीजन हो चुका था कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो है उनको फेज आउट किया जाएगा, लेकिन इस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई और इस पर इम्प्लीमेंटेशन करते इतने साल लग गए कि अब लोगों को ये था कि शायद ये खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका मुतबादल जो ऐलान किया गया था वो भी आज तक नहीं दिया गया। इनिशियली अगर देखें, पहले इन्होंने फेज आउट किया 2 ईयर जो एनुअल BA प्रोग्राम था, अब उसको फेज आउट करके नया नाम दे दिया गया एसोसिएट डिग्री इन आर्ट, साइंस और कॉमर्स, ADP, ADA और इस तरह से।
लेकिन उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, अब चूंकि 2022 में लास्ट इनटेक किया गया मास्टर डिग्री प्रोग्राम का, अब कहा गया है कि उसके बाद जो मार्च 2022 में इनटेक हुआ था उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी को अलाउ नहीं है कि वो 2 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन करे नए बच्चों को। अब वो बच्चे जिन्होंने 2 ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया है उनको HEC ने कहा था कि इनको हम 5वें सेमेस्टर में BS प्रोग्राम में एडजस्ट करेंगे, लेकिन अलमिया यह है कि इस वक्त फैसलाबाद में GC यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी इदारे को 5वें सेमेस्टर में एडमिशन की अलाउ नहीं किया गया। इसमें विमई यूनिवर्सिटी भी है, एग्रीकल्चर भी है, बाकी यूनिवर्सिटीज भी हैं, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट के वो कॉलेजेस जो कि यूनिवर्सिटी से इल्हाकशुदा हैं, उनके BS प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उनको भी अलाउ नहीं किया गया कि वो 5th सेमेस्टर में डायरेक्ट उन बच्चों को BA कर चुके हैं, उसका मतलब है एसोसिएट डिग्री कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मास्टर्स डिग्री खत्म कर दी गई है, मास्टर डिग्री के एडमिशन की मजीद इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन अब इस वक्त अलमिया यह है कि वो बच्चों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है GC यूनिवर्सिटी, और वहां भी हर डिपार्टमेंट में नहीं है 5th सेमेस्टर का एडमिशन, और उसके अलावा अगर है भी तो सीट के पास महदूद है, तमाम बच्चों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। अगर 200 के करीब इनसे अपने एफिलिएट कॉलेजेस हैं तो उनसे जो हजारों बच्चों ने किया हुआ है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, तो उनको कैसे ये एडमिशन दे सकते हैं? इसके लिए होना ये चाहिए जो HEC ने पॉलिसी दी थी कि हर जगह पर जहां पर BS प्रोग्राम हो रहा है वहां पर 5th सेमेस्टर में अकोमोडेट किया जाए उन बच्चों को, क्योंकि 2 ईयर तो वो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब 5वें सेमेस्टर जो है HEC की अपनी पॉलिसी थी, लेकिन अभी किसी भी कॉलेज को, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसको BS करवाने के बावजूद 5th सेमेस्टर के एडमिशन की इजाजत नहीं मिल रही। कासिम साहब ये भी जरूर बताएगा कि क्या इम्पैक्ट होगा बच्चों के फ्यूचर पर जो कि ऑलरेडी ये डिग्री कर चुके हैं, क्या वो उसी तरह से जॉब मार्केट में अपने आप को कम्पिटिटिव साबित कर पाएंगे? जी, सबसे पहले सिटी 41 का और आपका बहुत शुक्रिया। तो जैसे जहांगीर अशरफ ने ये बात की है कि ये पीछे से एक पॉलिसी जो थी वो HEC ने बनाई थी, जिसमें 2018 में जो था वो 2 साल डिग्री प्रोग्राम जो है वो ग्रेजुएशन के ख़त्म करने थे, और 2020 में MA के कोर्सेज को ख़त्म करने का जो था वो ऐलान किया गया था। फिर उसके बाद जब टाइम कम था तो यूनिवर्सिटी ने ये काम किया कि उन्होंने इनका नाम चेंज किया और उसको ADA, ADS और ADC कर दिया। प्रोग्राम 2 साल ही रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये किया कि ग्रेजुएशन का टाइम एक्सटेंड किया, वो टाइम सिर्फ नाम चेंज करने की वजह से एक्सटेंड हो गया। मास्टर्स में इन्होंने ये किया कि 30 जून 2022 तक इन्होंने लास्ट डेट अनाउंस की कि इस वक्त तक MA में दाखिला लिया जा सकता है। जिन बच्चों ने 2 साल एनुअल सिस्टम में पढ़ा, अगर इस दफ़ा का हम देखें तो 45,600 बच्चा जो है वो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अपीयर हुआ है, जो ADA और ADS की 2 साल एनुअल डिग्री का बच्चा है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्चे जो थे उन्होंने भी एग्जाम दिया है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम दिया है, GC फैसलाबाद का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट रहते हुए अपनी तालीम को कंटिन्यू किया है। इसके अलावा सरकारी अदारों में 2 साल डिग्री प्रोग्राम ADA और ADS के नाम से जो कंटिन्यू है। तो उसके बाद जो HEC ने ऑप्शन ये दिया था कि आप उस बच्चे को 5th सेमेस्टर में जाके एडमिशन देंगे। अब 45,600 बच्चा जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट हो रहा है तो 45,600 बच्चा जो है वो GC फैसलाबाद में जो है वो किस तरीके से यूनिवर्सिटी उनको अकोमोडेट करेगी, पहला क्वेश्चन ये। उसके बाद वो बच्चा जिसके 2 साल ऑलरेडी जो है वो इस एनुअल डिग्री में लग चुके हैं, हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं मोस्टली वो ये भी आ रहे हैं कि अब हमें दोबारा जो है हम BS में एडमिशन ले लेते हैं अगर हमारा जो है वो आगे एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो इसमें सबसे इजी वे तो ये है कि HEC को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए कि MA की ही परमिशन जो है उस वक्त तक अलो की जाए जब तक ये पीछे से 2 साल डिग्री जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। जब आप पीछे से एक चीज़ का जब तक ख़त्म नहीं करते तो आगे आप उस चीज़ को आपने एक जो है वो बंद गली कर दी है, आगे दीवार बना दी है कि अब आप इससे आगे जा ही नहीं सकते, पीछे से उसका फ्लो आ रहा है। जो बच्चियां पेरेंट्स बच्चियों के खास मामले में ख़ास तौर पे कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं कि बच्ची को 2 साल हम पढ़ाएंगे उसके बाद इसकी शादी कर देंगे, या हम 4 साल की फीसिस अफोर्ड नहीं करते, हम सेमेस्टर सिस्टम में नहीं जाना चाहते। बच्चियों के आने जाने के बेशुमार मसाइल होते हैं। अगर हम विलेजेस की बात करें तो उसमें ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नहीं सिर्फ हो सकता कि हम शहरों में तालीम देने के लिए बैठे हैं, हमने देहातों के लिए भी आवाज़ बुलंद करनी है, और वहाँ की जो बच्ची है वो हॉस्टलाइज नहीं हो सकती। उनके वालिदैन मजदूर हैं, उनके वालिदैन जिम्मेदार हैं, किसान हैं, वो किस तरीके से इतनी पेइंग कैपेसिटी के साथ एक हॉस्टल के अंदर बच्चों की फीस यूनिवर्सिटी की भी दें, साथ में हॉस्टल के चार्जेस भी दें, या डेली उनको अगर गांव से आना, जिसका गांव 25-30 किलोमीटर फासले के ऊपर है, उनके लिए प्राइवेट कॉलेजेस ही अहम ब्रिज का जो है वो किरदार अदा करते हैं।
तो अगर प्राइवेट कॉलेज को 5th सेमेस्टर की परमिशन नहीं मिलेगी तो उन बच्चों को अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी में आगे फील्ड में जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बिल्कुल एक तरह का तबाह कर दिया। अब ये काम होगा कि फ्यूचर में आपको जो है वो मास्टर्स के बच्चे बहुत कम नज़र आएंगे, BS में अब बच्चे जो है वो कम एडमिशन ले रहे हैं, उसमें पॉलिसीज ऐसी बना दी गई हैं जिसमें बच्चों की पासिंग रेशो जो है वो बहुत कम है, सेमेस्टर 6 मंथ की बजाय 1 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो जो अगर 1 साल में एक सेमेस्टर BS का कंप्लीट होगा तो वो उसके लिए आप अंदाज़ा कर लें 4 साल की डिग्री तो 6 साल पे चली जाएगी। अब एक बच्ची का इंटर के बाद 6 साल तालीम को मुकम्मल करने के बाद उसके बाद भी उसके हाथ में डिग्री आनी है या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो इसको हमने पहले भी हाईलाइट किया था कि जो पहले हमारा सिस्टम चल रहा है उसके साथ आप इसको पैरेलल चलाएं, आप BS को, लेकिन ADA, ADS और MA को आप कंटिन्यू रखें। जो बच्चे 2 साल डिग्री के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करके एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं वो वहां पे डिग्री लेके अपनी कंप्लीट कर लें। जो बच्चे BS को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे MPhil या PhD में जाना चाहते हैं, वो अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो बच्चा नेक्स्ट टाइम जो है वो फ्यूचर में बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर सकेगा, बड़ा डिफरेंस जनरेट हो जाएगा उस बच्चे के दरमियान जिसने प्राइवेट सेक्टर में तालीम हासिल की है या जो बच्चा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल कर रहा है या जो बच्चा प्राइवेट डिग्री ले रहा था, वो कंप्लीट नहीं कर सकेगा। जहांगीर, अगेन आई थिंक ये एक पैटर्न है जो कि हम पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं या HEC के जो डिसीजंस हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छे डिसीजंस भी होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो ये नहीं मैं कहूँगी कि भाई सब डिसीजंस ही बुरे होते हैं, बट हाँ सम डिसीजंस मे बी नॉट एज थॉट थ्रू, और बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स और एंगल्स जो कि बच्चों की एट द एंड ऑफ द डे उनके फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है, शायद उनको उस तरह से कंसिडर नहीं किया जाता। क्या डिस्कशन हुआ जॉब मार्केट में एक्चुअली लोगों के साथ कि क्या फर्क पड़ेगा अगर आप 2 साल का कर रहे हैं किसी चीज को या खत्म कर रहे हैं किसी चीज को, तो आगे जाके उन बच्चों का क्या होगा जो कि जिस तरह से बात की कि जो ऑलरेडी रनिंग में आ रहे हैं, ऐसे बच्चों का क्या होगा जो कि फिर ऑफकोर्स मास्टर्स में वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से इसको टैकल किया जाएगा? क्या इस पर किसी भी तरह का डिस्कशन किया गया है जॉब मार्केट के साथ, एक्चुअल स्टेक होल्डर्स के साथ? अच्छा फातिमा, एक्चुअली हमारे एजुकेशन में कहा जाता है ना कि तजर्बात किए जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो। तो ये जो 4 ईयर का प्रोग्राम लिया गया ना, ये लिया गया इंटरनेशनल से। अब बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो हमारे 2 ईयर को एक्सेप्ट एज सच नहीं करते थे, वो 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता था बाहर जाकर, क्योंकि हमारे एनुअल सिस्टम को वो थोड़ा सा डिग्रेड करते थे, और इवन मास्टर्स करने के बाद भी आप जाएं तो वो एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर या कुछ वो ब्रिज करना पड़ता था। अब इन्होंने ये फार्मूला अपनाया कि हम उन्हीं की तर्ज पर 4 साल का अगर करें, उसको ग्रेजुएशन का नाम दें। हमारे यहाँ पहले कंसेप्ट और था, ग्रेजुएशन 14 साल को कहते थे और मास्टर्स कहते थे 16 साल को। अब कंसेप्ट ये ले आए ग्रेजुएशन 16 साल, 14 साल वाली तालीम खत्म कर दी HEC ने अपनी तरफ से, और उसके मुतबादल के तौर पर क्या दिया, एसोसिएट डिग्री। अब एसोसिएट डिग्री जिस तरह डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होता है इंटरमीडिएट, तो नाम से ऐसे लग रहा है शायद ये इंटरमीडिएट के इक्वल ही होगा, और ग्रेजुएशन उन्होंने कर दी 16 साल को। अब ये हमारा जो माइंडसेट कई सालों से बना हुआ था, मतलब हम कहें कि अगर 70 साल से ज्यादा अरसा हो गया, तो तब से हम ये अगर कर रहे हैं कि हमारी ग्रेजुएशन मास्टर्स, तो अब इन्होंने आके ग्रेजुएशन को 16 साल तालीम पर ले गए हैं, जो हमारा पहले मास्टर्स चलता था। अब लोग जो पहले मास्टर्स करके आ चुके हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं जब कोई कहता है ग्रेजुएशन, मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब आज 16 साल है, माजी में ग्रेजुएशन का मतलब 14 साल था। अब ये देखिए इतना ज्यादा इन्होंने चेंज कर दिया कि अब जो पहले से मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं वो कंफ्यूज होते हैं, और बाज़ जगहों पर ऐसी कवानीन मौजूद हैं जहां पर BS वालों को मानता ही नहीं है हमारा कानून। एजुकेटर्स की सीनियरिटी की जब बात आती है, उनकी प्रमोशन की बात आती है, BS को मानता ही नहीं है वो, क्योंकि हमारे रूल्स में लिखा हुआ मास्टर्स किया उसने 2 ईयर BS प्रोग्राम किया, BSc की हो। अब 2 ईयर BSc को वो ऊपर ले जाता है हमारा कानून जो पहले से लिखा हुआ है, और 14 साल की बजाय 16 साल वाला जो BS प्रोग्राम उसको पीछे छोड़ देता है। हमारे अपने जो कवानीन हैं उनको अभी इंप्रूव नहीं किया गया और लागू कर दिया गया 4 साल वाला पैटर्न। अब वो एजुकेटर्स जो कि 16 साल ग्रेजुएशन करके आए हैं वो प्रमोशन क्राइटेरिया में पीछे रह गए, और जिन्होंने सिर्फ 2 ईयर BSc की थी वो प्रमोशन में आगे निकल गए। अब देखिए कितना बड़ा फ्लॉ है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 2 ईयर प्रोग्राम को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, उसको प्रमोशन दे रहा है,
और HEC जो है वो ज्यादा प्रमोट कर रही है 4 ईयर प्रोग्राम को। इनकी अपनी हम आहंगी नहीं है स्कूल्स लेवल की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की। अब स्कूल की पॉलिसी कहती है HEC जो है 2 ईयर प्रोग्राम वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है, वो ज्यादा रिलायबल है, वो ज्यादा प्रमोशन के लिए सूटेबल है। उन्होंने अभी तक BS प्रोग्राम को अपनी प्रमोशन पॉलिसी में ऐड नहीं किया। अब जो बेचारा 4 साल का पढ़ के जाके टीचर लग गया है, उसको इक्विवेलेंस लेना पड़ती है ये मनवाने के लिए कि जनाब मैंने भी 16 साल पढ़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ इदारों में इतना क्लैश है आपस में, कोई इनका स्टेक होल्डर जितने भी एजुकेशन के, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, स्कूल्स हो। देखिए अब स्कूल वाले ने ही आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन उसका कोई आपस में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत है ही नहीं, जिसके बायस सारे मामला खराब हो रहे हैं। एंड आई डू अग्री कि कभी भी आप अगर देखें तो यही लगेगा आपको कि आपस में कोई राब्ता नहीं है, आपस में कोई बातचीत नहीं, और पॉलिसीज पे पॉलिसीज बनाई जा रही है। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरियल चंद में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आज डिसीजंस के बारे में जो कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन को, उनकी जॉब की पॉसिबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि डिफरेंट डिसीजंस ले लिए जाते हैं, पर उनका क्या इम्पैक्ट होगा और रियल टाइम में वो किस तरह से इफेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स की लाइफ को, उसको कभी भी मद्देनजर नहीं रखा जाता। कासिम साहब, अगर आप आज के सिनारियो को देखते हैं, कोई भी पॉलिसीज बनाने से पहले क्या स्टूडेंट्स या वालिदैन से भी बातचीत की जाती है, टीचर से भी पूछा जाता है, या फिर पॉलिसी बनाने के बाद सोचा जाता है कि अच्छा अब हम पूछ लेते हैं, या बस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते? असल में बहुत बड़ा ये अलमिया है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तो एक साइड पे हैं, जो अदारे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी डिस्कशन नहीं की जाती। और बड़ी अहम बात यह है कि पॉलिसी बनने के बाद भी पता नहीं चलता कि पॉलिसी बनी है या नहीं बनी। या तो सोशल मीडिया से पता चलता है, या फिर वो कोई ना कोई लेटर ऐसा जो है वो भी हमें सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो नज़र आता है गर्दिश करता हुआ। कोई ऐसी मीटिंग नहीं की जाती। अभी आप अंदाज़ा कर लें कि पूरे पंजाब में 3600 प्राइवेट कॉलेज हैं और 780 के करीब जो है वो पब्लिक सेक्टर के कॉलेज हैं। ये तकरीबन 4.5 साल के टाइम के दौरान कोई 36 से 37 सेक्टरी एजुकेशन चेंज हो चुके हैं। तो उसमें पॉलिसी किसने बनानी है, इम्प्लीमेंट किसने करवानी है? एक DPI हैं जो पूरे पंजाब के 3600 प्राइवेट को और 780 जो है वो सरकारी कॉलेज को पूरे पंजाब में जिन्होंने डील करना होता है। उनके पास प्रमोशंस भी हैं, सारी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ उनके पास आती हैं, आगे इम्प्लीमेंट करना है, करवाना है। तो इसमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती जिसमें किसी भी प्राइवेट अदारे को, किसी एजुकेशनिस्ट को, किसी भी बंदे को शामिल किया जाए या उसके ऊपर डिस्कस किया जाए कि ये पॉलिसी हम बनाने लगे हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इसका जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो असरात क्या होंगे, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर असरात क्या होंगे। बदकिस्मती के साथ हमारे एजुकेशन सेक्टर को जो है वो बड़ी बुरी तरह तबाह कर दिया गया है कि उसमें किसी भी जगह पे, किसी भी लेवल के ऊपर जाके कोई डिस्कशन नहीं होती। अगर हम किसी पॉइंट को उठाते हैं कि ये मसाइल आ रहे हैं, उस मसले को पहले तो सुना नहीं जाता, अगर सुना भी जाता है तो उस मसले को हल नहीं किया जाता। अभी जो बच्चे BS के भी हैं उनका एक साल जो है वो डिले हो गया सेमेस्टर की वजह से, उनके एग्जाम्स लेट हो गए हैं सब बच्चों के। तो ये बच्चे जितने भी अब 2 साल डिग्री कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के बाद अब आए हैं, उनको या तो 5th सेमेस्टर जो HEC ने कहा है आप उसको फॉलो करें, फॉलो करने के बाद जिन कॉलेज के पास MA के प्रोग्राम्स थे 2 साल, उसको आप परमिशन दे दें कि ये 5th सेमेस्टर में आपको अलाउ है, बच्चों को आप अकोमोडेट करें, वरना बच्चों का साल जो है वो ज़ाया होने का अंदेशा होगा। फिर उसके अलावा ये चीज़ सामने आई है कि सिर्फ GC यूनिवर्सिटी में जो है वो करवाया जा रहा है। अब विमेन यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्ची जा रही है स्टडी के हवाले से, उसको भी अगर दाखिला नहीं मिल रहा, अब GC मेन कैंपस जो है वो कितने बच्चों का बोझ जो है वो उठा सकेगा। तो इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि जंग, गोजरा, टोबा, चनियोट सराउंडिंग से जितने भी जो हैं वो हमारे देहात लगा लें, शहर लगा लें, छोटे छोटे कस्बे लगा लें, वहाँ से सारा फ्लो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर आएगा। तो जब तक ये प्राइवेट कॉलेज को परमिशन नहीं मिलेगी 5th सेमेस्टर की, तब तक जो है ये सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हमने ऑलरेडी भी हाईलाइट किया था, लास्ट ईयर भी हमने हाईलाइट किया था, तो फिर MA की परमिशन जो थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अब भी या तो MA को एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि बच्चे जिनका टाइम है पीछे से या तो मुकम्मल क्लोज कर दें 2 साल डिग्री, ताकि बच्चा 2 साल डिग्री करके आगे आ ही ना, या फिर आगे उसका एक सोल्यूशन होना चाहिए कि बच्चा 5th सेमेस्टर में भी चला जाए या MA में भी चला जाए।
जहांगीर, जब फॉरेन एजुकेशन की बात करते हैं, क्या हमारे जो बच्चे इस वक्त इन कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, क्या उनके पास ऑप्शंस होंगे अगर वो कहीं पर बाहर अप्लाई करना चाहते हैं इवेंचुअली, चाहे वो जॉब के लिए हो या फिर फर्दर स्टडीज के लिए? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ सूरत हाल है। जॉब के हवाले से तो कोई भी ऐसा नहीं कि मेरा ख्याल कंट्री जो कहेगा कि हम पाकिस्तान की डिग्रीज को हम फौरी जॉब दे देंगे, हमें वहाँ से जाके कोर्सेज करना पड़ते हैं। ये अलमिया है और बड़ा अफसोस का मुकाम है। और बाहर जाके आप किसी बहुत ही वो एक गैर मारूफ से कॉलेज से भी जाके कोई डिग्री ले आए तो पाकिस्तान वाले सर पे उठा लेते हैं कि बाहर से करके आया बच्चा। इस तरह से यूके, यूएसए में और मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कहते हैं कि एक एक घर में मौजूद हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे 5-10 मरले के घरों में, जिस तरह हमारे यहाँ एक कहा जाता है जनाब स्कूल गली मोहल्लों में घरों में कायम है। तो बाहर भी ऐसा ही है ट्रेंड कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो छोटे छोटे वो उन्होंने घर लेकर उस पर बनाया हुआ है, सिर्फ अप्रूवल ली हुई है अपनी अथॉरिटीज से, और वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से या इस तरह लोगों को डिग्रियां बांट रहे हैं। बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो टॉप रैंकिंग में आते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ लेकिन सर पे सवार कर लिया जाता है कि बाहर से ऐसी मतलब अगर बच्चों को आपने, अब सारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते, ये एक ट्रुथ है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज जो हैं वो सबके पास इतने नहीं कि अपने बच्चे को बाहर भेजें। अब देखें, किसी बच्चे ने अगर यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री में जाना है तो कम से कम 20-25 लाख स्टार्ट में लग जाता है उसका मिनिमम। तो क्या हर पेरेंट हमारा अफोर्ड करेगा? वो तो बेचारे फीस जो हमारी 30,000 फीस होती है ना किसी यूनिवर्सिटी में इस सेमेस्टर की, 30-40 हज़ार, वो हमें ज़्यादा लगती है। तो वो पेरेंट्स जो यहाँ पर 30,000 एक सेमेस्टर का पे नहीं कर सकते, वो बाहर भेजने के लिए अपने बच्चे को 20-25 लाख कैसे अफोर्ड करेंगे? अगर जीसी यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि हमारे पास 45 से 50 हज़ार स्टूडेंट है, तो इसमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई 2-3% ही लोग बाहर जाते होंगे। ये हमें जो नज़र आ जाता है ना, ये बहुत कम तादाद होती है बाहर जाने वालों की। ये सिर्फ वैसे वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट करके, या जो उनको भिजवाने वाले कंसल्टेंट्स हैं वो हाईलाइट करते हैं, तो वो लगता है कि शायद सारी दुनिया बाहर जा रही है। अदरवाइज हमारे यहाँ इतना ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिक क्रश है कि वो लोगों के पास पैसा ही नहीं है अपना, यहाँ पर उनका गुजर बसर बड़े मुश्किल से हो रहा है, तो वो 20-25-30 लाख कैसे लगाएंगे अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए? तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि हमें सब जगह पर वो इम्प्लीमेंट कर दें BS PS। जिस तरह बच्चों के पास ऑप्शन मौजूद है, वो मैट्रिक करें, इंटरमीडिएट करें, A लेवल्स करें, O लेवल्स करें, तो इसी तरह से ऑप्शन मौजूद रहने चाहिए कि वो चाहे 4 ईयर प्रोग्राम करें, चाहे 2 ईयर प्रोग्राम करके अपने कंट्री के लिए। देखिए, हमारे यहाँ शुरू से ये चलता आ रहा था कि ग्रेजुएशन पे भी जॉब्स मिलती थी, मास्टर्स पे अलग से मिलती थी, इंटरमीडिएट में भी इवन कुछ लोग अकोमोडेट हो जाते थे। लेकिन अब इंटरमीडिएट के बाद इन्होंने वो ग्रेजुएशन जो 14 साल होती थी वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। अब जो है, अब ग्रेजुएशन को 16 साल पर ले गए हैं HEC जो है। अब उसके बाद आपकी मार्केट प्लेस जो है ना वो डिस्टर्ब हुई है। अब जिस बच्चे ने तो 16 साल पढ़ लिया, BS कर लिया, क्या हमारा एम्प्लॉयर जो है वो 14 साल वाले को प्रेफर करेगा जब उसके मुकाबले में 16 साल वाला ग्रेजुएशन उसके पास मौजूद है? तो हमारे यहाँ हमने खुद ही अपने ग्रेजुएशन की वैल्यू जो है वो ख़त्म कर दी है, जिसको हम पहले वाली ग्रेजुएशन या जिसको एसोसिएट डिग्री अब नाम दे दिया गया है। तब मास्टर्स वो इतनी ज़्यादा वर्थ होती है कि जनाब इसने मास्टर्स किया है फला फला, अब उसी को आपने ग्रेजुएशन का नाम दे दिया। इसका मतलब कि आपके मास्टर्स की वैल्यू ज़ीरो, आपके ग्रेजुएशन जो पहले 14 साल कोई पढ़ता था अब वो एसोसिएट डिग्री करेगा 14 साल, तो वो फारिग। अब सिर्फ BS को ये एक टैग बना रहे हैं कि BS। उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ ये रह जाएगा कि अक्सर बच्चे जो सस्ती तालीम ले लेते थे 2 ईयर प्रोग्राम में, 2 ईयर प्रोग्राम सस्ता था। सस्ता इस तरह से था, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस और इवन यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट या गवर्नमेंट MA करवाती थी उसकी फ़ीस कम होती थी। आपका सेमेस्टर सिस्टम में फ़ीस अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। अब इनको ये देखना चाहिए कि हमने सब बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ रखनी है। अब अगर हर जगह पर ये BS प्रोग्राम कर देंगे फुल फ्लैज, तो ये जो कासिम भुट्टो ने बात की है कि पेरेंट्स के पास 4 साल अपने बच्चे को और बिलखुसूस बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जो देहात में और सराउंडिंग में हैं, वो अफोर्ड ही नहीं करते यूनिवर्सिटीज़ में पिक एंड ड्रॉप और यहाँ हॉस्टल की रहाइश या वो सारा। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से अपने बच्चों को इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाना वो अफोर्ड नहीं करते कि उनके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। अब गवर्नमेंट अगर पहले से जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी ख़त्म करेगी, तो अब हमारे यहाँ आगे तालीम बढ़ने की बजाय ये ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, और सिर्फ वो बच्चा पढ़ सकेगा जो अच्छी फ़ीस अफोर्ड करेगा किसी यूनिवर्सिटी की, और अगर नहीं कर सकता तो अपने बच्चे को बच्ची को घर बिठाए।
अच्छा, ऑफ कोर्स अब क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के हवाले से, जहाँ पर बीएस की अब वैल्यू है, एंड इफ आई एम करेक्ट बीए जिन लोगों ने किया हुआ है उनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा इस डिसीजन का. हाउ डज दैट लुक लाइक? अगर हम बीएस की बात करें, किस तरह से उसकी वैल्यू जॉब मार्केट में आपके ख्याल में इंक्रीज हुई, और जो बीए है किस तरह से उसकी आपको लगता है कि अब शायद उतनी वैल्यू ना हो? देखिए, जब एक चीज़ को इन्होंने एचईसी ने कर दिया कि अब बीएस जो है वो उसको जो है वो कंसीडर किया जाएगा, तो डेफिनेटली जितनी गवर्नमेंट जॉब्स फ्यूचर में अब आना शुरू होंगी तो उसके लिए ऐसा ऐसा पॉलिसी भी बनना शुरू हो जाएगी. अगर तो वो गवर्नमेंट एक रूल बना लेती है कि जस्ट बीएस के बच्चे को जो है वो जॉब दी जाएगी, तो ऐसी सूरत में फिर 2 साल डिग्री जो है उसको कंसीडर करना ऐसा ऐसा गवर्नमेंट छोड़ देगी. लेकिन जैसे इन्होंने ये कहा है कि एसोसिएट डिग्री भी चलने दे 2 साल प्रोग्राम, उसके बाद 2 साल के लिए आगे 5th सेमेस्टर में ये अलाउ कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि कोई असर नहीं पड़ेगा 2 साल डिग्री के ऊपर, चाहे वो एडीए बच्चा करता है, चाहे एडीएस करता है, चाहे एडीसी करता है, या कोई भी 2 साल एसोसिएट एडीपी कर लेता है. तो ऐसी सूरत में अगर उसके बाद दो ऑप्शंस होंगी, या तो वो 2 साल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपनी डिग्री ले ले और किसी भी जगह पे जो है वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर उसके बाद आगे 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेगा और 2 साल फिर आगे सेमेस्टर सिस्टम में वो है अपने किसी भी कॉलेज में जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके वो बीएस के कोर्स के इक्वल हो जाएगा. तो अब मसला ये है कि ग्रेजुएशन तक कोई इशू अभी नहीं है, एसोसिएट डिग्री मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ बच्चा कर रहा है. मसला ये है कि आगे उसके पास बंद गली है, आगे यहाँ तो 5वें सेमेस्टर को अलाउ कर दिया जाए, या फिर जो है वो एमए को अलाउ कर दिया जाए, या दोनों में परमिशन दे दी जाए ताकि बच्चा अगली 2 साल तालीम जो है उसको मुकम्मल कर सके. तो ऐसी सूरत में जो है वो 2 साल डिग्री हासिल करने वाले की जॉब के ऊपर कोई असर. लेकिन अगर ये आगे परमिशन 5th सेमेस्टर में भी नहीं मिलती, एमए में भी अगर नहीं मिलती, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ऐसी बना सकती है कि जिसमें फिर बीएस जो है वो 4 साल से 5-6 में मुकम्मल होगा. उस वक्त तक बच्चा वैसे भी ओवर एज, या उसकी पॉलिसीज ऐसी हो जाएंगी कि उस वक्त तक जब एजुकेशन मुकम्मल होगी तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, जिस वजह से ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि कोई बच्चा मार्केट में, जैसे देखें प्राइवेट सेक्टर की आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जॉब्स नहीं है. तो जब ब्रेक से वापस आएंगे आई थिंक इस चीज के बारे में भी बात करें कि जॉब्स आखिर ठीक है, पढ़ाई तो होगी, अब जॉब्स कहाँ पे हैं. तो मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक. सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात की हमने डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, स्पेशली एचईसी के कुछ डिसीजंस जिनकी वजह से पोटेंशली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंट तक इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं. बिकॉज आई डू फील लाइक हमारे पास पॉलिसीज बहुत है, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत है, एंड स्टूडेंट्स की तादाद अगर आप आज देखें, ग्रेजुएट्स की तादाद आप देखें तो बहुत सारे आपको मिलेगी, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जो कि एक्चुअली में एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं. आई थिंक यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ठीक है आप पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को, लेकिन जब तक आप जॉब मार्केट में चीज़ों को सेटल नहीं करते, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में बात करें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें, ऑफकोर्स जॉब्स होंगी तो बच्चों को वो मिल पाएंगी. नहीं तो आपके पास जितने मर्जी ग्रेजुएट्स आ जाएं, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक लार्ज परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पॉपुलेशन होगी जो कि या तो अच्छी जॉब्स में नहीं है, अनस्टेबल जॉब्स में है, या फिर कहीं ना कहीं उनके लिए जॉब मार्केट में जगह उस तरह से मौजूद नहीं है. जहांगीर, ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जहां पर आपके पास ग्रेजुएट्स तो मौजूद है, बट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दोज ग्रेजुएट्स, यानी कि आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास डिग्रीज हैं बट वो जॉबलेस हैं, उनके लिए कोई रूम नहीं है जॉब मार्केट के अंदर. इसके बारे में क्या हमारी कोई प्लानिंग है इस वक्त कि ये हम किस तरह से टैकल करेंगे? अच्छा, प्लानिंग तो पिछले 4-5 साल से हमें कोई नजर नहीं आई जॉब्स के हवाले से, कि जॉब क्रिएट करने के हवाले से, या इवन जो जॉब मौजूद है उन पर रिक्रूटमेंट के हवाले से. सिर्फ एजुकेशन की बात करें तो आपके पास पंजाब भर में 1 लाख से ज़ायद सीटें खाली हैं टीचर्स की. सिर्फ अगर उन टीचर्स को ही भर्ती कर लिया जाता तो 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिल जाता, लेकिन पिछले 4 साल में एक भी टीचर जो है वो हायर नहीं किया गया. अब दो सूरत हाल है कि हमारे पास जॉब्स है, उन पे आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे. दूसरी ये सूरत हाल है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स बन रहे हैं उनके लिए मखसूस जॉब्स नहीं है, उनसे रेलेवेंट उनकी डिग्रीज के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी डिग्री जो स्टार्ट करवा दी जाती है उसकी मार्केट सर्वे कोई नहीं करवाया जाता, उसकी डिमांड कहीं नहीं देखी जाती कि इस डिग्री की डिमांड कितनी है और कितने बच्चों को हम प्रोड्यूस करें जो अकोमोडेट हो जाएं. एक और सर्वे रिसेंटली सामने आया जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जितने भी ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रही हैं उनमें सिर्फ 33% वो होते हैं जो कॉम्पिटेंसी दिखा सकते हैं अपने मुतलका शोबे में.
इसका मतलब है कि 66% वो स्टूडेंट है जिनको हम सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, उनके पास रेलेवेंट स्किल्स मौजूद नहीं है। अगर कोई रेलेवेंट जॉब आए भी तो वो उसको कम्पीट नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा अलमिया है और सवालिया निशान है हमारी यूनिवर्सिटीज़ पर कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ 33% लोग कॉम्पिटेंट होंगे उस डिग्री को डिफेंड करने में और 66% लोग अगर जॉब हो भी तो उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो हमें दोनों पर फोकस करना चाहिए। एक तो मार्केट प्लेस भी देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ किन डिग्रियों का रुझान है, ज़रूरत है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री रोती रहती कि हमें फलां टेक्निक स्किल्स और वो चाहिए, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ उसको करने के बजाय फोकस वो अपनी डिग्रियों पे फोकस करके धड़ाधड़ मार्केट में ग्रेजुएट्स भेजी जा रही है। और फिर क्या होता है, पढ़े लिखे बेरोजगारों का एक हजूम हमें नजर आ रहा है, जिनके पास जॉब्स कोई नहीं है, रेलेवेंट जॉब कोई नहीं है, और जहां जिसको जॉब मिलती है ना वो कर लेता है। रेलेवेंसी हमारे यहाँ नहीं देखी जा रही। हमारे यहाँ एजुकेशन का वो फायदा नहीं उठाया जा रहा जो एजुकेशन का फायदा होना चाहिए। अगर देखिए स्पेसिफिक फील्ड में स्पेसिफिक लोग होंगे। अब MBA HR करने वाला मार्केटिंग में लगा हुआ है, मार्केटिंग करने वाला फाइनेंस में लगा हुआ है, फाइनेंस करने वाला घूम फिर के HR में लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ जब तक स्पेसिफिक नहीं होगा जिसने जो डिग्री की है उसको सर्व करे। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा अलमिया है कि आप डिग्री कोई और कर रहे हैं, जॉब कोई और कर रहे हैं, आपने 16 साल लगा दिए पढ़ने में कुछ और आप कुछ और कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आ रहे और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है यहाँ पर। जिसको जहाँ पे वो लग गया दाव उसका, वो वहीं पे सेट होने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे यहाँ एम नहीं है, टारगेट नहीं है, और डिग्री करते वक्त भी करियर काउंसलिंग कोई नहीं है। जिसको जहाँ दाखिला मिलता है वो ले लेता है। अच्छा, ये बड़े अफसोस की बात है कि कोई करियर गोल्स एस्पिरेशंस नहीं है एंड कोई डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंटली नहीं। कासिम साहब, इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? अगर हम आज अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें, जॉब मार्केट को देखें, इवेंचुअली किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है चीज़ों को इन अ वे कि बच्चों के पास डायरेक्शन भी हो, अ सेंस ऑफ व्हाट दे वांट टू डू भी हो, और कुछ कमिटमेंट और इंटरेस्ट भी हो एक्चुअली में, ना सिर्फ उसमें जिसको वो पढ़ रहे हैं बट कि वो किस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं बाद में। देखिए, मेरे हिसाब से तो कैरियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो एक टीचर होता है, ठीक है। तो इसमें अकेले टीचर के साथ साथ उसके पेरेंट्स, उसकी सोसाइटी, ये चीज़ें भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जहांगीर ने बड़ी अच्छी बात की है कि जिस लगे दा वाली बात है कि जॉब के हवाले से भी लगा लें, या बच्चे को ये नहीं होता कि मैंने क्या करना है, आगे मेरा एम क्या है, गोल क्या है, मैंने जर्नलिज्म में जाना है, मैंने जर्नलिस्ट बनना है, मैंने एंकर बनना है, या फिर मैंने वकील बनना है, या मैंने बिजनेसमैन बनना है। तो उस हवाले से हमारे यहाँ पे किसी भी फील्ड को चूज़ नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ ऐसी देखी हैं जिन्होंने पीछे FSC मेडिकल की होती है, आगे फिर जाके वो चूज़ करती हैं कि हम BBA कर लें, हम जो है वो ADC कर लें, FSC मेडिकल में चूंकि हमारा मेरिट नहीं आया, क्योंकि पीछे से वो चीज़ ऐसी नहीं चूज़ की जाती जिसमें एक टारगेट, एक एम, एक गोल जो है वो हमें सिलेक्ट करना होता है। हम सिर्फ देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में क्या होता है, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें अमूमन हमारे बच्चों को ये टारगेट किया जाता है कि ये फलां का बच्चा देखो कैसा है, तुम वैसे क्यों नहीं बन गए, वो फलां का बच्चा वो पढ़ रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे। तो बच्चे की ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट से ही हमारे जो है वो ऐसे की जाती है कि वो उसी डिप्रेशन में अपनी लाइफ, एजुकेशन लाइफ जो है वो गुजारता है। फिर उसके बाद उसका एम सिर्फ यही होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। वो कह दिया जाता है कि जो FSC मेडिकल करोगे या नॉन मेडिकल करोगे। फिर उसके बाद बाकी फील्ड्स को तो देखा ही नहीं जाता। दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि जैसे वो टारगेट के साथ बच्चा फिर आता है, उसके ऊपर एक पहले ही ऑलरेडी प्रेशर मौजूद होता है कि अगर मैं ना कर पाया तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुमकिन यही होता है वो नहीं कर पाता, बड़ी मुश्किल से 3 सालों में वो अपनी इंटर को कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद उसका जो मोराल होता है वो सारे का सारा डाउन हो जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने सिंपल FA किया होता है, आगे ICOM किया होता है पीछे साथ, तो वो आगे अपनी ज़िंदगी में वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अच्छे वकील बन गए हैं, बैरिस्टर बन गए हैं, आगे कानूनदान है, या उन्होंने CSS किया है, फिर PPSC का पेपर दिया, तो वो अच्छी पोस्ट पे चले गए हैं। वही बच्चा जो उसकी क्लास में बैठा हुआ, उसी सेशन में था, बैच में था, वो FSC मेडिकल करने के लिए बैठ गया है, वो इस प्रेशर में बैठ गया है कि उसके पेरेंट्स ने या उसके दोस्तों ने या किसी ने कह दिया कि आपने यही करना है। तो कैरियर काउंसलिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको स्कूल से लेके बच्चे को गोल, एम, उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उसका स्पोर्ट्स की तरफ है, उसका किस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट है, तो उसके लिए वो लाइन सेटल करके उसको जो है वो गो थ्रू करवाना चाहिए। तो इसमें टीचर का मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेसिक किरदार होता है कि टीचर को अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। जैसे जहांगीर ने बात की, तो टीचिंग प्रोफेशन में भी मुमकिन तौर पर ऐसे ही होता है कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जब तक कोई और काम नहीं है तो हम टीचिंग कर लेते हैं।
तो ये अलमिया है कि फैक्ट है कि हकीकत है। तो इसमें टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, इसमें बड़े अच्छे टीचर्स भी हैं, ज़ाहिर है आज अगर हम किसी जगह पे बैठे हैं तो अपने टीचर्स की मेहनत और कोशिश और वालिदैन की दुआओं की वजह से बैठे हैं, लेकिन इसमें किरदार डेफिनेटली इनका होता है। तो अगर वो कैरियर काउंसलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो अच्छा एक उनको मिल जाएगा, एक टारगेट मिल जाएगा जिसको वो अचीव कर सकते हैं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है जो बात आपने की, ऑफ कोर्स टीचिंग के हवाले से एंड कोचिंग के हवाले से भी करियर को लेकर, जहांगीर कितना इम्पोर्टेंट है कि जो भी डिसीजंस, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसीज बनाना हमारे हाथ में नहीं है, बट डेफिनेटली उनको इम्प्लीमेंटेशन उनकी आसान करना डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। तो एटलीस्ट अगर अब एक पॉलिसी बना दी गई है, क्या उसके बारे में एक गाइडेंस बेहतर अगर दी जाए पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को, इनफैक्ट बिकॉज इट इज समथिंग न्यू, तो अगर बेहतर तरह से गाइडेंस दी जाए और अब अगर डिस्कस कर लिया जाए, चले पहले नहीं भी किया, इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस कर लिया जाए, तो आई थिंक काफी हद तक आप चीजों को आसान कर सकते हैं। अच्छा, मसला यही है कि इम्प्लीमेंटेशन हो, पॉलिसी मेकिंग हो, कोई डिसीजंस हो, उसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता। अब ये इसका नुकसान ये होगा सबसे बड़ा कि 4 साल की तरफ हर बच्चा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पिछले दिनों हमने हाईलाइट किया कि मैट्रिक के बाद 46% बच्चे इंटरमीडिएट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इदारे कम हैं। तो अगर इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटीज लेवल पर बिल्कुल पाबंदी होगी 4 साल वाली डिग्री की, तो जो तकरीबन 54% लोग इंटरमीडिएट कर पाते हैं मैट्रिक के बाद, उनमें से मजीद 50% के करीब लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाएंगे और इससे ज़्यादा तादाद हो सकती है कम। तो हम रास्ता रोकने की बजाय लोगों को फैसिलिटेट करें, अकोमोडेट करें, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दें। हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हैं, अगर 4 ईयर पर जाया जाएगा तो मज़ीद कम हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हमारे हैं जो सिर्फ 2 ईयर पर इत्तफाक किए हुए हैं, अभी तक वो 4 ईयर प्रोग्राम पे नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉलेजेस में ये 4 ईयर प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में 4 साल बच्चा पढ़ सकता है। यूनिवर्सिटी की अट्रैक्शन कुछ और है, कॉलेज की अट्रैक्शन कुछ और है। कॉलेज में 4 साल किसी स्टूडेंट का इनटेक रखना, उसको सस्टेन रखना, ये बहुत डिफिकल्ट है। यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया और पैटर्न, उनका माहौल डिफरेंट होता है, तो हमें ये थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन रखनी चाहिए कि कॉलेजेस को कॉलेजेस रहने दिया जाए, यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटी रहने दिया जाए, और पैरेलली दोनों ऑप्शंस बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए मौजूद हों कि उनको ग्रो करने के लिए। अब देखिए, कोई 2 ईयर करना चाहता है, उसे पता है कि 2 ईयर का मेरे पास टाइम है जी। जैसे इन्होंने बात की कि फीमेल की शादियों के हवाले से लोगों को बड़ा कंसर्न होता है कि इसको हम सिर्फ 2 ईयर वाला प्रोग्राम करवाएं, इंटरमीडिएट हो गया, मैट्रिक, उसके बाद ग्रेजुएशन, और 2 ईयर और फिर मास्टर्स। 4 ईयर एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है और वो हर पेरेंट उतना ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता, उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और हर स्टूडेंट भी 4 ईयर को टैकल करने के वो उतनी कैपेसिटी नहीं रखता। Then again, I think men or women, at the end of the day, policies अगर supportive हों, policies अगर अच्छी हों, तो I think दोनों के लिए चीज़ों को आसान किया जा सकता है। But because policies बनाने से पहले इतना सोचा नहीं जाता इस चीज़ को, या implementation एटलीस्ट थोड़ी सी स्मूथ होनी चाहिए टू मेक श्योर कि जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं या उन्होंने किया है, ऑफकोर्स उनकी जो पढ़ाई है, उनके जो पैसे तो लग चुके हैं ऑफकोर्स पेरेंट्स के या बच्चों के अपने, जिस तरह से भी वो पे कर रहे थे, तो एटलीस्ट उसके ऊपर आपको इश्यूज ना हो, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको इश्यूज ना फेस करने पड़े। कासिम साहब, अगर हम डिस्कशन को रैप अप करने की कोशिश करें, एंड पे क्या गवर्नमेंट को, एचईसी को सजेस्ट करेंगे आप? मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ एचईसी को, गवर्नमेंट को, कि 2 साल डिग्री जो है उसको क्लोज ना किया जाए। कि जैसे जहांगीर ने भी बात की है कि बच्चियों के हवाले से, बच्चों के हवाले से भी ख़ास तौर पे ऐसी है कि 4 साल, वो 4 साल नहीं असल में होते हैं जो बीएस के हैं, वो 5 से 6 साल होते हैं। उसके बाद भी कंफर्म नहीं होता कि आपका सीजीपीए कितना है, कि आपको डिग्री इस काबिल होगी भी कि आप उसको मार्केट में जाके किसी के साथ कम्पीट कर सकेंगे। तो 2 साल डिग्री आप 2 साल में मुकम्मल करें, उसके बाद जिसके पास टाइम होगा, शादी के बाद बहुत सारी बच्चियाँ प्राइवेट अपना एमए कंप्लीट कर लेती थी, उसके बाद लड़के कंप्लीट कर लेते हैं जॉब के साथ, अपना मास्टर मुकम्मल कर लेते हैं और उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो 2 साल डिग्री जो है उसको कंटिन्यू किया जाए, एमए को कंटिन्यू किया जाए, या बीएस का 5th सेमेस्टर भी साथ में कंटिन्यू किया जाए। तो बच्चे के पास ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए कि वो जिसको चूज़ करना चाहे वो करे, और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी इनको रिकमेंड किया जाए कि ये बच्चे अपनी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स का क्या ओपिनियन है उसको
वैल्यू किया जाए। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें ख़त्म भी करें तो ऑफकोर्स ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं और फिर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स उनको ऑफर करें जो कि इक्वली एज गुड हों, और जो ऑप्शंस पहले उनके पास मौजूद थे उनको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। द फैक्ट इज कि चाहे आप 2 साल या 4 साल के करें, जॉब मार्केट में आपको इस तरह से कम्पीट करना पड़ता है, तो आप चाहे 6 साल के बाद आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी कोई वर्थ नहीं होगी जॉब मार्केट में अंटिल आप कुछ सालों का एक्सपीरियंस नहीं ले लेते हैं। तो आई डू थिंक कि वो 2 साल अगर किसी के लिए फिजिबल है ज़्यादा, तो आप क्यों उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर जो ऑलरेडी मास्टर्स ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए डिफरेंट तरह के इश्यूज पैदा हो सकते हैं इससे, अगर वो मार्केट में उस तरह से अपने आप को कम्पिटिटिव साबित नहीं कर पाते जिस तरह से वो पहले कर पाते थे। तो यहाँ आई थिंक ज़रूरत है रियलाइज़ करने की, कंसिडरेशन की उन लोगों के इश्यूज़ की, या तो जो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं या फिर ख़त्म करने का सोच रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने का। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, आज हमारा फर्स्ट हाफ एजुकेशन के हवाले से था, एंड ऑफ कोर्स उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ी सी एजुकेशन एंड अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। आई थिंक इट्स सब्जेक्ट जो कि नियरली इनफ नहीं डिस्कस होता जितना कि होना चाहिए। तो कोशिश होगी आज के दिन कि और ज़्यादा उसको हाईलाइट करें। सोसाइटी में किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर्डल्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस बढ़ाने से रोकती हैं। जिन लोगों को पता चल भी जाए उसके अगेंस्ट किस तरह के टबूज एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट सीख नहीं करते या नहीं इतना फोकस करते अपनी ओवरऑल मेंटल वेलबींग पे। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे आज के भाव। जी अली। जी बिल्कुल फातिमा, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। रुपये की कीमत में इजाफा हो गया है। 1 रुपये के इजाफे के बाद 239 से 240 रुपये फी दर्जन हो गए हैं। सब्जियों की बात की जाए तो आलू कच्चा छिलका 1 रुपये महंगा होते 85 से 86 रुपये फी किलो हो गया है। प्याज 2 रुपये किलो सस्ता होने के बाद 122 से 120 रुपये किलो का फ़रोख्त होगा। टमाटर जो है वो 3 रुपये किलो महंगा होने के बाद 195 से 198 रुपये फी किलो हो गए हैं। लहसुन चाइना जो है वो 10 रुपये सस्ता होने के बाद 310 से 300 रुपये में फ़रोख्त होगा। लीमू चाइना जो है 5 रुपये सस्ता हो गया है, जिसके बाद 80 से 75 रुपये किलो में फ़रोख्त होगा। अरबी 5 रुपये किलो महंगा होने के बाद 110 से 115 रुपये की फी किलो हो गई है। धनिया की बात की जाए तो धनिया 10 रुपये सस्ता हुआ है, जिसके बाद 80 से 70 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। सेब काला कोल्लू 5 रुपये किलो सस्ता 5 रुपये किलो महंगा होने के बाद 225 से 230 रुपये का हो गया है। केला जो है वो 4 रुपये सस्ता होने के बाद 100 से 96 रुपये का फी दर्जन फ़रोख्त होगा। जबकि अंगूर गोला 260, अंगूर सुंदरखानी 380, अंगूर टाफी 250 और अनार कंधारी 220 रुपये किलो में फ़रोख्त होंगे। सब्जियों की कीमतों में जो है वो मामूली रद्दोबदल देखा गया है, जबकि फलों की कीमतों में मामूली सा रद्दोबदल हुआ है जो गुज़श्ता दिन की निस्बत से। जबकि अगर बात की जाए चिकन की, ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की, तो वो बगैर किसी रद्दोबदल के 361 रुपये फी किलो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना मार्केट में रेट्स के हवाले से। ऑफ कोर्स इस सेगमेंट के दौरान ना सिर्फ आपको रेट्स के बारे में बताना है, बट ऑल्सो टू मेक श्योर कि अगर आप जा रहे हैं कोई भी खरीदारी करने, ग्रॉसरी करने, तो आपको आइडिया हो कि मार्केट में क्या रेट्स है। कहीं पर आपको लगता है कि रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, वहाँ से खरीदारी मत करें। आपको लगता है कोई आपको ओवरचार्ज करे, वहाँ से भी खरीदारी मत करें। हो सकता है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, बट बहुत सारे इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि एक्स्ट्रा प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप मार्केट में एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो रेट्स वहीं पर स्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज दुकानदार को यही लगता है कि हम अगर रेट्स बढ़ाएंगे भी तो लोग हैं, खरीदार हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक्स्ट्रा प्राइसेस पे खरीदारी नहीं कर सकते। तो अगर अपना नहीं सोच रहे तो दूसरों का ज़रूर सोचें और ये सोचें कि उनकी ज़िंदगी पर किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती हैं चीज़ें। कहीं पर लगता है कोई ओवरचार्ज कर रहा है, रेट लिस्ट नहीं लगी, फौरी तौर पर उनको रिपोर्ट करें और अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ पूरा करें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ डॉक्टर समरीन अफजल मौजूद जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट DHQ अलाइड हॉस्पिटल। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर इरम सदीक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंस DHQ हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड जिस तरह से मैं बात की थी, आई थिंक मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो कि probably उतनी डिस्कस नहीं, more than before, I would say that कि पहले से ज़्यादा डिस्कस की जाती है, बट नॉट
नियरली इनफ। आई थिंक बहुत और अटेंशन की ज़रूरत है, बहुत और फोकस की ज़रूरत है, बहुत और डिस्कशंस की ज़रूरत है। डॉक्टर समरीन, आज के वक्त में कितनी बेहतरी लगती है अगर आप पिछले कुछ सालों से कंपैरिजन करें? ऑफ कोर्स आपका अपना एक्सपीरियंस है इन द फील्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो ओवर टाइम किस तरह से आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बेहतर हुई है, और जो टबूज थे इसके अगेंस्ट एग्जिस्ट करते हैं आज भी, बट क्या पहले से अगर कंपेयर करें तो लगता है कम हुए हैं? थैंक यू सो मच फातिमा। आप लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दी हमारे डिपार्टमेंट को कि हम यहाँ पे आएँ और सोसाइटी में अवेयरनेस का जो एक पार्ट है उसको फिल करें, और ये हमारी अपनी तरफ से भी एक एफर्ट है। जी, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में कि चीज़ें कम हुई हैं साइकोलॉजिकली, या उन्होंने अभी आप ये कहें कि उसमें लोगों में अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ की। बेसिकली करंटली अगर हम लोग देखते हैं तो ठीक है, एक ख़ास सेगमेंट है जिसमें थोड़ी सी अवेयरनेस है, लेकिन स्टिल वी फील कि इसके साथ बहुत ज़्यादा हमारी इलनेसेस के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ एक स्टिग्मा और टैबू एसोसिएटेड है बेसिकली। और जहाँ तक साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, या इलनेसेस की बात करते हैं, तो आप ये देखें कि चीज़ें एक स्मूथ रनिंग में जा रही थी, और 2009 में हमारी सोसाइटी ने एक पेंडेमिक को, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है इसको हम लोगों ने फेस किया। आफ्टर दैट जो है अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज उस टाइम पे थोड़े से कंसर्न्स और तरह से थे, पैनिक लाइक इश्यूज ज़्यादा हो गए, और डिप्रेशन और बाकी इलनेसेस के साथ एसोसिएटेड, जिसको आप ये कहें कि वो चीज़ें बढ़ी। लेकिन ओवर द ईयर फिर हम लोगों ने देखा कि आफ्टरवर्ड्स लोगों की सेल्फ, आप ये कहें कि वेलबींग जो है वो इतने बुरे से मुतासिर हो गई कि एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। अगर इनिशियली आप ये कहें कि अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो 1:5 जो है इसकी रेशो है ओवरऑल एक जनरल पॉपुलेशन में, लेकिन डिप्रेशन जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है या एंग्जाइटी वगैरह जो है, ठीक है, तो ये तकरीबन आप ये कहें कि 30%, और इस टाइम पे 30%, इनिशियली 5% से इन्हेंस होके 30% पे चले गए कोविड के बाद से, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ये देखें कि ये वो जनरल टर्म्स हैं, आप ये कहें कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, जो कि जनरली लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आप देखें कि सुसाइड वगैरह जो है, अगर हम यूथ में इसकी रेशो देखते हैं तो इट्स बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। और आप ये देखें कि 12 ईयर्स से लेकर 29 ईयर्स के जो आप कहें कि पॉपुलेशन है हमारी यूथ जो है, उसमें डेथ की सेकंड लीडिंग कॉज इन द वर्ल्ड वाइड जो है वो सुसाइड है। और जिसके साथ आप ये कहें कि हमारे यहाँ सुसाइड एक इस तरह की चीज़ है कंट्रोवर्शियल कि आप ये कहें कि लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है। जनरली हमने ये चीज़ देखी है कि पैनिक लाइक स्टेट, PTSD, ठीक है, वो लोग जिनका ग्रीफ अनरिजॉल्व, आप ये कहें कि जिनका लॉस हुआ कोविड के थ्रू, कोविड-19 के थ्रू, ठीक है, पेंडेमिक से, उनके अंदर आप ये कहें कि साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो बढ़ गए, ठीक है। और आप ये कहें कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उससे रिलेटेड भी कुछ सिम्टम्स, आप कहें कि हैंड वॉशिंग एक फिनोमिना बन गया जनरली, आप ये कहें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हैंड वॉश करें और सारा कुछ, लेकिन उस चीज़ को हमने स्प्रेड होते भी, और इसके वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो इसको फेस कर रहा है एवरी पर्सन। और व्हाट टू टॉक अबाउट दोज जो के ज़्यादा सफरर हैं या डिसऑर्डर की साइड पे चले जाते हैं या बीमारियां आ जाती हैं, तो वो चीज़ जो है फिर उसके लिए हेल्प सीख करना और स्टिग्मा वगैरह तो एसोसिएटेड है। मैं ये चाहूँगी कि डॉक्टर इरम जो हैं वो स्टिग्मा पे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट कर सकती हैं, तो वो इस पे बात करें। ऑफ कोर्स बिकॉज आपकी एक्सपर्टीज भी बिहेवियरल साइंसेज में है, तो डेफिनेटली ना सिर्फ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में अफेक्टेड है मेंटल हेल्थ इश्यूज से, बट ऑल्सो पीपल अराउंड देम, और किस तरह से उनका बिहेवियर हो सकता है कि इम्पैक्ट कर रहा हो ऑन सर्टन स्टिग्मास जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। जी, आपने सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इनवाइट किया और हम जो है इस चीज़ पर टॉक कर रहे हैं। जहाँ तक जहनी मसाइल का ताल्लुक है, एक्चुअली जहनी मसाइल जो है वो प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रवैयों की तब्दीली, सोचों की तब्दीली, महसूसात की तब्दीली। तो इस वजह से हमारे मुआशरे में इसके साथ जो है वो स्टिग्मा अटैच इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जहनी बीमार इंसान का रवैया आम इंसान से मुख्तलिफ हो जाता है, और हम उसको कोशिश करते हैं कि जी वो अपनी विल से उसे ठीक करने की कोशिश करे, बजाय जैसे एक आम जिस्मानी बीमारी के लिए हम डॉक्टर को रुजू करते हैं, उसके हल के लिए बात करते हैं,
तो जहनी मसाइल के लिए हम उस तरह से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और रवैयों के मसाइल की वजह से ना सिर्फ जहनी बीमार मरीज बल्कि उसके घर वाले, उसके केयर टेकर्स, वो सब भी बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं उसको संभालने में। अब एक बंदा है वो गुस्से का शिकार है, मेनिया में चला गया है, वो गुस्से तेजी का शिकार है, 4 लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस तरह पूरे घर की जहनी सेहत मुतासिर होती है। सेम वाइज मैं अगर एक माँ की मेंटल हेल्थ की बात करूं तो उसके साथ उसके बच्चे, उसकी फैमिली इफेक्टेड होती है। लेकिन बात वो है कि उसको एक्सप्रेस करना, उसको बयान करना और डॉक्टर तक आना, इसके रास्ते में हमारे मुआशरे में कल्चरली बहुत सी रुकावटें हैं कि हम उनको एड्रेस नहीं करते हैं। मिथ्स हैं बहुत सारे एसोसिएटेड के जहनी मसाइल की वजूहात जो है वो जिन्नात है या कोई जो है ना नज़र लगना या और भी कई मसाइल जो हैं उनको हम सामने लाते हैं। तो एक जो असल उसकी बुनियादी उसका हक है कि उसको ट्रीट होना चाहिए, उस तरफ लोग नहीं आते। तो रवैयों के मसाइल की वजह से स्टिग्मा की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इसके साथ, ना सिर्फ जहनी बीमारियों के साथ, आम इंसान के। देखें, बीमारी में और जहनी मसले में थोड़ा सा फ़र्क है। रवैये हम सबके तब्दील हो सकते हैं, हम सब में जहनी मसाइल आ सकते हैं, लेकिन जब हम डिसऑर्डर कहते हैं उसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी अब मुतासिर होने लग गई है। स्टूडेंट है तो उसकी जो है स्टडीज़ मुतासिर हो रही हैं, एक हाउसवाइफ है तो उसका घर इफेक्ट हो रहा है, एक प्रैक्टिकल पर्सन है, वर्किंग बंदा है तो उसका जो है परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। तो जब ये सब चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली फिर उसका सीख करना, ट्रीटमेंट लेना और उसको एड्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अवेयरनेस हम जैसे अब हम आज का प्रोग्राम भी इसकी एक कड़ी है कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं जहनी मसाइल के लिए। जितना ज़्यादा हम उसके हल की तरफ सर्विसेज को कि हमारे यहाँ इलाज मौजूद है, जगह मौजूद है, लोगों को जब तक हम ये नहीं बताएंगे लोग इन मसाइल को लेके हमारे पास नहीं आएंगे। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह आपने कहा कि लोग उन मसाइल को लेके एक्चुअली में हाईलाइट नहीं करेंगे डिफरेंट इश्यूज़ को। डॉक्टर समरीन, आपको लगता है कि बहुत सारे केसेस में मोस्टली ये इश्यूज अनडायग्नोज चले जाते हैं, इनफैक्ट मे बी इवन फॉर जनरेशंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर आप देखें सोसाइटी में, आई थिंक मे बी आप बेहतर इस पर कमेंट कर सकेंगी, एक्चुअली में रन विद इन फैमिलीज इटसेल्फ, और वो ना सिर्फ पिछली जनरेशन में नहीं कई दफ़ा डायग्नोज होते बट इवन आगे जाके भी वो डायग्नोज नहीं हो पाते। जी, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि आप ये देखें कि एक तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आपने आपका एंड वाला सेगमेंट है क्वेश्चन का कि ये चीज़ें जो हैं फैमिलीज़ में रन करती हैं, डेफिनेटली देयर आर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रीजंस ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजीज़, और आप कहें कि बीमारियों के होने की वजूहात जो हैं उसको डिफरेंट मॉडल्स साइकोलॉजिकली भी एक्सप्लेन करते हैं और बायोलॉजिकली भी। और डेफिनेटली अगर किसी में आप ये कहें कि फैमिलीज़ में कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो उसकी रेशो और चांसेस जो हैं नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर साइड जो आपने इनिशियल पार्ट पे कमेंट करना चाहा या जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो ये है कि देखें यूथ रिलेटेड जो करंटली इश्यूज़ हैं, अगर हम उन चीज़ों को देखें जनरेशन वाइज भी, तो हमारे कुछ इश्यूज़ आप कहें डे बाय डे जो है, आप ये कहें कि सोशल मीडिया और आप कहें कि जिसको हमने कंफ्यूज कर दिया है, ब्लर कर दिया है अपनी बाउंड्रीज को, स्टूडेंट्स ने भी और यूथ ने भी, कि एंटरटेनमेंट क्या है और एडिक्टिव बिहेवियर्स और एडिक्शन की तरफ चले गए हैं। ठीक है ना, लाइक आप ये कहें कि एक चीज़ का एक स्पेसिफिक बाउंड्री तक होना जो है वो एक नॉर्मेलिटी है, लेकिन अगर उससे एक्सीड कर जाते हैं, जैसे डॉक्टर इरम ने एम्फेसिस किया है कि बीमारी में और एक नॉर्मल बिहेवियर में डिफरेंस है। अगर हम देखते हैं कि नॉर्मली आपको पता है कि इस टाइम पे एक फास्ट दौर है, आई नेवर से एनी वन और एनी पेरेंट और एनी स्कूल टीचर कि आप उस फॉरम पे मैंने ये कहा हो कि कभी कि आप सोशल मीडिया का यूज़, ये जो बाकी एप्स वगैरह हैं, बाकी चीज़ें, दैट इज़ बैड। आई थिंक हमें उसका राइट और रॉन्ग का बच्चों को अवेयरनेस देना, बीइंग मतलब सोसाइटी, प्लस ये है कि स्कूल्स का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में, कि पहले ही बच्चों को बताया जाए कि इन चीज़ों की एक स्पेसिफिक लिमिट्स क्या हैं, कहाँ तक यूज़ करना है, और एंटरटेनमेंट जो है वो कहाँ तक जो है, आप ये कहें कि हेल्दी कोपिंग के वेज उनको बताना स्ट्रेस में, और एंटरटेनमेंट के वेज, पहले स्पोर्ट्स फिजिकली होती थी, अब आप ये देखें कि लोग जो है गेम्स खेल रहे हैं, बाकी चीज़ें, लेकिन फिजिकल एग्जर्शन नहीं है उसके अंदर। तो डेफिनेटली इश्यूज जो हैं वो उस पर्सपेक्टिव से कि एक यंग पर्सन है, उसकी एनर्जी अगर यूटिलाइज नहीं हो रही है तो जाहिर है वो इलनेस की तरफ भी जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ऑन द अदर साइड जो एंटरटेनमेंट है, आप ये देखें कि पार्टीज़ और बाकी, पहले तो ये था कि सिंपली द सेलिब्रेशन वॉज कि आप कोई अच्छा खाना खा लेते हैं,
कोई अच्छी गेट टुगेदर कर लेते हैं, दोस्तों को घर में बुला लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ मोर सेफ एज कम्पेयर टू कि पार्टीज बाहर ऑर्गेनाइज हो रही हैं, बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। वी नेवर नो कि कंपनी किस तरह की है, पेरेंट्स को नहीं पता है कि उनके फ्रेंड्स किस तरह से हैं, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लाइक थिंग्स दे आर यूजिंग। एंड पार्टी में क्या सिर्फ वो आप ये कहें कि अब एक प्रॉपर थीम होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम बेसिकली एक जो वेलबींग का कॉन्सेप्ट था हमारे अंदर, ठीक है, कि सिंपलर लाइफ, हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ बेसिकली, उससे हट के हम लोग एक आप कहें कि अपने आप को कॉम्प्लिकेशंस में ले गए हैं। हमारा मुआशरा देखें एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है जो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ आप ये कहें कि मीडियन या फिर लोअर क्लास के जो इश्यूज़ हैं, लेकिन वो भी इन चीज़ों को, इन मॉडल्स को फॉलो करने की जब कोशिश करते हैं और ड्रग्स की ईजीली जो अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हम लोग अपने डिपार्टमेंट में अपने पेशेंट्स में देखते हैं, जैसे ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हो जाता है, ठीक है, जनरली आजकल पार्टी ड्रग्स का जो एक ट्रेंड है ना वो इनटू फैशन है, ठीक है, और उसको एज ए फैशन को समझते हुए लोग जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल इश्यूज अराइज हो रहे हैं, मेरा ख्याल से दैट्स वेरी अलार्मिंग। और हम हर दूसरा चौथा बंदा जो देख रहे हैं, ठीक है, जो ड्रग इंड्यूस मतलब कोई ड्रग यूज़ की है, पार्टी पे गए हैं, वंस दे हैव यूज्ड एंड दे कम विद स्पेसिफिक इश्यूज के एग्रेशन आ गया है, इररिलेवेंट टॉक स्टार्ट हो गई है, ठीक है, एंड दिस इज नीड ऑफ द टाइम इज दिस के हम लोगों में ये अवेयरनेस दें कि एंटरटेनमेंट कहाँ तक है और उसके बाद ये एडिक्शन में कन्वर्ट होती है, जिससे आपकी सोशल आपकी तमाम फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है और इट मीन्स कि आपका जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यू आर अनएबल टू परफॉर्म दैट। अगर आप स्कूल्स में हैं, ठीक है, बच्चों को देखते हैं उनके ग्रेड्स ठीक नहीं आ रहे हैं, उनके अपने रिलेशनशिप फैमिलीज के साथ जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और अगर सोशली उनके इंटरेक्शंस हैं वी सी दैट, ठीक है, वो भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम यूथ में देखते हैं कि अगर उनकी जॉब रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, दे हैव लेफ्ट दैट, और आप समझ सकते हैं कि अगर एडिक्शन वगैरह है या बाकी चीज़ें हैं तो किस तरह से वो चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को कि सोशल मीडिया के थ्रू कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कि बच्चे जो हैं वो बुली भी करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, फिर आप ये कहें कि सेल्फ स्टीम रिलेटेड इश्यूज आ गए हुए हैं, कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है, ठीक है, कि हमारे इतने लाइक्स नहीं हुए हैं, हमारे फॉलोअर्स नहीं हैं। सो दीज आर दोज थिंग्स कि जिसके बारे में पेरेंट्स को भी अवेयर होने की ज़रूरत है और टीचर्स को भी इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने ऑफ कोर्स जहाँ पे बात की स्कूल्स एंड टीचर्स के हवाले से, आई थिंक दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द इश्यूज आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट इज वेल, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर आई थिंक ये इश्यूज और ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं और डेवलप करते हैं, दे गेट इवन वर्स। कितना इम्पॉर्टेंट है टीचर्स मेंटल हेल्थ के हवाले से लिटरेट हों, पेरेंट्स लिटरेट हों, एंड अर्ली स्टेजेस में अगर इस तरह के कोई भी इश्यूज मौजूद हैं बच्चे के बिहेवियर के थ्रू, अगर आपको लग रहा है उसकी परफॉर्मेंस आपको लग रहा है उतनी अच्छी नहीं, उसका फोकस आपको डाइवर्टेड लग रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट कि इन चीज़ों को पिन पॉइंट किया जा सकता हो। लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल की तरफ हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल, बस सुन रहे हैं आपकी आवाज़। कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, पूछना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल, पूछें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सुन रहे हैं आपके आवाज़। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जिंदगी में बंदा अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के जाने की वजह से, इस दुनिया से जाने की वजह से, या अपने कुछ प्रॉब्लम की वजह से जब किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो वो इमीडिएट आपके लिए ना एंजाइटी की मेडिसिन शुरू करवा देते हैं जी, कि ये मेडिसिन ले लें, ये मेडिसिन ले लें, जबकि उस बंदे को जरूरत तो उस वक्त काउंसलिंग की होती है, या कुछ बंदा वैसे ही उस वक्त इतना परेशानी के आलम में होता है कि जब वो उसको वो मेडिसिन शुरू करवा देते हैं फिर उसके लिए वो मेडिसिन छोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये उसको कोई नहीं बताता। वो बंदा जो है, मेरे पर्सनल एक फैमिली मेंबर, वो अब इस दुनिया में तो नहीं है,
उसको वो एक ऐसी मेडिसिन पे शुरू करवा दिया गया, फिर वो उसको पूरी जिंदगी नहीं छोड़ सका। तो हमारे यहाँ जो साइकाइट्रिस्ट हैं काउंसलिंग के अलावा वो आते ही पहले उसको वो मेडिसिन पे डाल देते हैं कि ये इसको वो एंजाइटी बताता है मुझे ये सिम्टम्स है, तो वो कहते हैं बस आप ये कर लो। उसको ये नहीं बताया जाता कि इसको आपने फिर छोड़ना भी है और कैसे छोड़ना है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इस बारे में भी गाइड करें कि जो मेडिसिन किसी को दी जा रही है उसको फिर टेपर ऑफ करके छोड़ा कैसे जाएगा। मेन तो उसका मसला होता है कि उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको टाइम दिया जाए। ये यहाँ कोई भी साइकाइट्रिस्ट नहीं करता। बिल्कुल तो जी, उसके साथ कुछ हमारे सेशन साथ करके कॉलर उसको मौजूद है। मेंटल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस टेन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करें मेंटल हेल्थ के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में कवर करें। हमारे साथ एक कॉलर में मौजूद थे जिन्होंने ब्रेक में जाने से पहले कॉल किए इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन और किस तरह से मोस्टली अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपको रेफर कर दिया जाता है या आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं मेडिकेशन, एंड हाउ यूजफुल इज दैट, और कितना वो एक्चुअली में आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। अगर आप इस पर ब्रीफली कमेंट करें। अब्दुल रहमान की कॉल मैंने सुनी है, उस पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ग्रीफ जो है, लॉस किसी भी नियर वन डियर वन फैमिली मेंबर का, इट टेक्स साइंटिफिकली टेक्स 6 months टू रिजॉल्व इट। कुदरती वक्त इसका 6 माह का है। इनिशियली व्हाट वी फॉलो, हम बायोसाइको सोशल गाइडलाइंस हमारी, जिसमें बायोलॉजिकल मॉडल, साइको सोशल मॉडल को हम लेके चलते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मेडिसिन के अलावा साइको सोशल 2 एस्पेक्ट्स हैं सपोर्ट के। इनिशियली जब भी पेशेंट ग्रीफ के साथ आता है तो वी ट्राई टू काउंसल द पेशेंट और उसकी फैमिली मेंबर्स की हेल्प से, और उस पर सबरीन थोड़ा हाईलाइट करेंगी कि कैसे वो काउंसलिंग साइको सोशली जो है ग्रीफ के पेशेंट्स में हम करते हैं। आपने हाईलाइट किया कि डिप्रेशन की प्रिस्क्रिप्शन को, तो यस आई डू एग्री के डिफरेंट साइकाइट्रिस्ट डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं। मैं बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट मैं एक चीज़ हाईलाइट करती हूँ कि जो आपने एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब किए हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, कितनी देर के लिए लिखे हैं, कैसे टेपर करने हैं, कैसे ख़त्म करने हैं, कैसे एजुकेट करना है, ये साइकाइट्रिस्ट की जिम्मेदारी है। और कहाँ प्रिस्क्राइब करने हैं, जहाँ पे हमें डिप्रेशन का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है पेशेंट पे। अगर वो ग्रीफ में है, 2 से 3 माह डेथ को हो गए हैं, लेकिन वो साथ साथ डिप्रेशन का क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, अगर वो पूरा कर रहे हैं तो येस वी नीड टू गिव द मेडिकेशंस एज वेल अलॉन्ग विद द साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। वो कितनी देर देनी है उसका हमारी गाइडलाइंस में प्रॉपर टाइम है, टेपर करने के तरीकाकार मौजूद है। तो बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट और अ डॉक्टर ये हमारी जिम्मेदारी है, और मैं अपने सारे जो कोलीग साइकाइट्रिस्ट उनसे यही एम्फेसाइज करूंगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करें। और ये आम लोगों में है कि दवाइयाँ छुट्टी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप यू आर फुली ट्रीटेड, आप ठीक हैं, आप सिम्टम फ्री हैं, तो येस वी कैन टेपर द मेडिकेशंस। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ग्रीफ के रिलेटेड जो है समरीन हाईलाइट करती है। जी, ग्रीफ के से भी पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड थेरेपी। चूँकि ये अवेयरनेस के हवाले से हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल इन आवर सिटी। जिस तरह से हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक आप ये कहें कि सारे पर्सपेक्टिव में काफ़ी सारी आप ये कहें डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिक्टली और सारे जो एसोसिएटेड एरियाज़ हैं उनको कवर कर रहा है। उस पर्सपेक्टिव से मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि देखें, काउंसलिंग और थेरेपी में फ़र्क है। काउंसलिंग होती है डे टू डे इश्यूज़ की। आई कैन बी काउंसल्ड, यू कैन बी काउंसल्ड इफ़ यू नीड अ गाइडेंस रिगार्डिंग एनी थिंग लाइक डे टू डे इशूज़ क्या हो सकते हैं। मैरिटल काउंसलिंग हो सकती है, कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फील्ड चूज़ करनी है, यू कैन गो टू लाइक काउंसलर एंड ही और शी कैन लाइक गाइड यू। ऑन द अदर साइड जो आप ये कहें थेरेपी है, बेसिकली दैट इज़ मेंट टू डील विद द डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली आप कहें कि कुछ जनरली ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं, जिसके अंदर आप ये कहें कि साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, और अब और भी बहुत सारी इंटरपर्सनल थेरेपी हो गई, और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं पेशेंट्स पे। येस, देयर आर लाइक यू कैन से स्पेसिफिक एथिकल गाइडलाइंस और थिंग्स आर देयर जो मौजूद हैं, लेकिन शायद लोगों को इतना आइडिया नहीं है।
प्लस हम अपने डिपार्टमेंट में जो प्रैक्टिसेस करते हैं कि अगर पेशेंट हमें अप्रोच करता है इनिशियल माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज पे, तो हमारी वर्किंग अभी भी इवन सिवियर केसेस में भी हम लोग बायोसाइकोसोशल मॉडल को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कराची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ और क्या पूछना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, मेरा भाई 8 साल से बीमार है डॉक्टर साहब, वो उसको कोई दौरी या दवाई असर नहीं करती। जी जी। तो गरीब बंदा हूँ, इसलिए देखा इश्तेहार तो मैंने फोन किया, मैं बोला कुछ मालूमात कर को। उसको कोई जिन्नात का असर है या कोई नफ्सियाती बीमारी है, लेकिन 8 साल से बीमार है बेचारा। बिल्कुल, डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, उस लिहाज से हम थोड़ा सा मैं तो ये शुक्रिया अदा कर दूं, अगर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आई थिंक, शायद ये और भी बहुत सारे लोगों का सवाल। जी जी, वही जैसे पहले वाले कॉलर ने कॉल की थी, ठीक है, करंटली द पर्सन इज आस्किंग कि कोई जिन, भूत, साया, तावीज, ठीक है, कोई नज़र, इस तरह की चीज़ें जो हैं, हमारी असल में कुछ इलनेसेस इस तरह की हैं कि उसके अंदर पर्टिकुलरली अलामात इस तरह की होती हैं कि जिस तरह से शक व शुबा होना, और आप ये कहें कि गैर हकीकी चीज़ों का और आवाज़ों का सुनाई देना, ठीक है, ये एक्सट्रीम किस्म के केसेस होते हैं जिसके लिए मतलब मेडिकेशन होती हैं। और पर्टिकुलरली देखें, इन चीज़ों का हमारा लिंक बहुत करीबी है, कल्चरली भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम उन चीज़ों को चैलेंज नहीं करते हैं। वी डू काउंसल द पेशेंट एंड एजुकेट द पेशेंट के आपने किस तरह से हेल्प सीख करनी है। अगर साइकोसिस है तो डेफिनेटली उसके अंदर, अब ये बल्कि बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया कि इनिशियली फर्स्ट पर्सन वाज आस्किंग के वाई मेडिकेशंस, ठीक है, एंड प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस, ठीक है। उसमें ये है कि अब ये देखें, जहाँ पे साइकोसिस हो, सिवेरिटी ज़्यादा हो, पेशेंट सुसाइडल हो, ठीक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, बेबी की हेल्थ को जो है आप ये कहें कि मदर नहीं लुक आफ्टर कर पा रही है, तो उस सूरत में देखें सिर्फ थेरेपी और काउंसलिंग वर्क नहीं करेगी, उसमें डेफिनेटली साइकाइट्रिस्ट की, डॉक्टर की मेडिकेशन रिक्वायर्ड है। और डॉक्टर इरम इसको एलेबोरेट करेंगी बहुत अच्छे से कि अगर एक पर्सन है, उसको 8 ईयर्स से इलनेस है, तो ऑब्वियसली इनिशियली देयर इज़ अ नीड कि हम उसको असेस करें। और रिसेंट मेरा ख्याल से काफ़ी सारी एडवांसेस के अकॉर्डिंगली शी कैन टेल इन अ बेटर वे कि कौन से ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ हैं, किस तरह से उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको कैसे हेल्प को सीख करना है। बेसिकली उनको अपने किसी भी करीबी हॉस्पिटल में एक अच्छे कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट को सबसे पहले रिजू करने की ज़रूरत है इस तरह के केसेस में, साइकोसिस में। और फिर जब उनकी ट्रीटमेंट से इफेक्ट हमारे डिपार्टमेंट में जितने पेशेंट्स होते हैं, डेफिनेटली उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, 1 वीक 2 वीक्स, इससे ज़्यादा तो कोई स्टे नहीं कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो उसको फिर हम फॉलोअप्स पे बुलवाते हैं और ये लोग मेडिकेशंस दे के हम लोग सेटल करते हैं उसको। तो डॉक्टर इरम, आप कुछ इस पे एलेबोरेट कर दें काइंडली प्लीज। मैं इस पे करती हूँ। सेकंड ये है कि थोड़ा सा आपका भी क्वेश्चन था कि अनडायग्नोज केसेस इन द फैमिली, उसको भी मैं थोड़ा सा करना चाहूँगी। जहाँ तक मेडिकेशंस हैं हमारे पास हर डिसऑर्डर की, डिप्रेशन के लिए, साइकोसिस के लिए, और एक्यूट एपिसोड का मतलब है कि जो फौरन नमूदार हुई है, जिसमें पेशेंट बहुत अग्रेसिव है, अनएबल टू कंट्रोल्ड है, या उसके अंदर बहुत सी उसको वॉइसेस आ रही हैं, उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, साइकोसिस का अटैक हो गया उसको, या उसका पैरानोया इतना सवेयर है कि वो घर से कुछ खा नहीं रहा, या उसकी फिजिकल हेल्थ को थ्रेट हो गया। एक्यूटली हम उनको एडमिट करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, और इनको फिल फॉर मेडिकेशन इनके हम स्टार्ट करते हैं। बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं, पेशेंट दे गेट सेटल्ड, इम्प्रूव होते हैं, वो अपनी लाइफ में दोबारा जाते हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास जिसमें वो अपनी फील्ड, अपनी जो भी जॉब वर्किंग है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे अभी बात की थी कि एक्टिव सुइसिडल आइडियाज हैं, पोस्टपार्टम केस जिसमें बर्थ के बाद मदर और चाइल्ड की, मतलब मदर की हेल्थ इफेक्टेड है, चाइल्ड का बॉन्ड हमने नियर करना है। हमारे पास फिजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, जो कि इमीडिएट इमरजेंसी केसेस के लिए हम मरीजों पे अप्लाई करते हैं। तो अब तो एडवांस ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हो चुके हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि इलाज मौजूद नहीं है, हर किस बीमारी का इलाज है। और जो कराची से कॉल थी उनके लिए स्पेशली, जैसे अभी संदीप ने भी कहा कि उनको तो फौरी तौर पे साइकाइट्रिस्ट से या अपने करीबी हॉस्पिटल का जो भी नफ्सियाती वार्ड है वहाँ पे रजू करना चाहिए। आपका इससे पहले क्वेश्चन था कि अनडायग्नोज्ड केसेस रन करते हैं फैमिलीज में, तो यस दो इसकी मैं आपको रीजंस क्लियर करूंगी। एक तो डायग्नोज केस नहीं हुआ,
इलनेस चलती रही फैमिली में, उसने इफेक्ट किया। जैसे डिप्रेशन है, माँ को नहीं सारी जिंदगी डायग्नोज हुआ, उस डिप्रेशन ने बच्चों को इफेक्ट किया। एज अ रिजल्ट व्हेन दे ग्रोन अप उनमें एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे। ये तो एक हमारा साइको सोशल एनवायरनमेंट की रीजन होगी। देयर आर सर्टन इलनेसेस जो कि जीन्स में ट्रेवल करती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ठीक है। अब साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया जेनेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी, जो है जिसमें हम शिज़ोफ्रेनिया भी आम जुबान में कहते हैं साइकोसिस है। फैमिली हिस्ट्री हो तो हमें फौरन उसमें करता है। अब पिक कैसे फैमिली कर सकती है, हमारे पास फैमिलीज आती हैं अर्ली उसको कर लिया उन्होंने पिक कि जी ए शक करदा, ए गुस्सा करदा, बिल्कुल एदा चचा भी इस तरह करता सी और बहुत देर बीमार रहा। ऑल्दो हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, बट अब हमें पता चला ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। सो दिस इज द टाइम कि फैमिलीज अर्ली पिक कर लेती हैं। अगर फैमिली में डायग्नोस डिसऑर्डर हो तो उसको अर्ली पिक करके ले आती हैं। तो यस, डिजीजेज, देयर आर सर्टन फिजिकल डिजीजेज एज वेल जो कि फैमिलीज में रन करती हैं। तो ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी सर्विसेज की, जैसे हमारे फैसलाबाद में DHQ हॉस्पिटल में जो कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है, नफ्सियाती वार्ड अवेलेबल है 50 बेडेड। और मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँ, सबसे बड़ा नफ्सियाती वार्ड है, फुल फैकल्टी के साथ है। प्रोफेसर साहब हैं, मैं हूँ एसोसिएट प्रोफेसर, और हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, और हम इंडोर आउटडोर सर्विसेज फैसलाबाद डिवीजन को प्रोवाइड कर रहे हैं 24 आवर्स। एंड इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरियस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करें मेंटल हेल्थ के हवाले से, डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में हमने बात की। इससे पहले कि हम कुछ और सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि एंगर इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में बड़े प्रिवेलेंट हैं। एंड अनदर थिंग जो कि जनरेशन टू जनरेशन एक्चुअली मूव करती हुई आपको नजर आती है। एंड जिस तरह से आपने देखा होगा, अच्छा इसके फलां रिश्तेदार भी इस तरह से करते थे, इसके तो दादा भी इसी तरह से एक्ट किया करते थे। सो हाउ डज दैट वर्क? एंगर इश्यूज किस तरह से जेनेटिकली मूव फॉरवर्ड करते हैं, किस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज से कनेक्टेड होते हैं? आपके क्वेश्चंस दोनों बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि साउंड और वैलिड किस्म के हैं। इनिशियली तो ये बात है कि इसमें भी एक कल्चर और सोशल वैल्यूज़, और हमें कहना चाहिए कि इन्फ्लुएंस आ जाता है फैमिलीज़ का कि जी इसके तो दादा भी बड़े एग्रेसिव थे, और ये तो हमारे यहाँ, मतलब दे आर गिविंग इट द एक्सेप्टेंस बेसिकली। एंड दिस इज़ रॉन्ग बेसिकली, कि अगर गुस्सा है, गुस्सा होना इज समथिंग एल्स, दिस इज़ अ नेगेटिव, यू कैन से दिस इज़ अ इमोशन, ठीक है। अब अनहेल्दी और हेल्दी नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। खैर ये एक पेचीदा किस्म की फिर गुफ्तगू में चला जाएगा, लेकिन जनरली आम अल्फाज में गुस्सा आना एक नॉर्मल इमोशन है, उसको पॉजिटिवली वेंटिलेट करना आना चाहिए, ठीक है, रादर देन कि अगर गुस्सा आया है उस पर हम शाउटिंग स्टार्ट कर दें, रिलेशनशिप को ख़राब करें, एग्रेसिव हो जाए। अब देखें, एंगर इमोशन है, एग्रेशन एक बिहेवियर है बेसिकली, ठीक है। तो आपने अगर किसी को बिटिंग बिहेवियर हो गया है, हिटिंग स्टार्ट कर दी है, डेफिनेटली इट इज एसोसिएटेड विद, लाइक यू कैन से, के सोशल कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल, ठीक है। उस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि क्या ये साइकोलॉजिकल इलनेसेस के साथ एसोसिएटेड हैं, एंगर रिलेटेड, डेफिनेटली हमारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें एग्रेसिव आउटबर्स्ट का होना, दैट इज साइन बेसिकली। आप देखें, एग्रेशन होगा, मारपीट होगी, अब्यूसिव लैंग्वेज होगी, गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो दैट इज द इंडिकेटर कि उसको फौरन साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाया जाए, बिकॉज एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। कॉन्सिक्वेंसेज आप देखें कि फिर आपको पता है पुलिस की इन्वॉल्वमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट हमारी इलनेसेस के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं। अ डिप्रेशन इन अर्ली स्टेज, इन यूथ, यू कैन से एडोलेसेंस, इट कैन बी प्रेजेंटेड विद एंगर और इरिटेबिलिटी एज वेल। ये नहीं हम कह सकते कि अगर एक पर्सन है तो वो उदास होगा, उसका दिल नहीं लग रहा होगा, वीपिंग क्राइंग स्पेल्स होंगे, तो उसको एवेल्युएट करना ज़रूरी है। ये तो आप ये कहें कि न्यूरोटिक इलनेसेस जिसके अंदर इंसाइट मौजूद है, पेशेंट को पता है कि उसकी इलनेस क्या है, बट एंग्जाइटी है उसको, या वो सफ़र कर रहा है, उसके अंदर खुद एतमादी की कमी है, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ऑन द अदर साइड जो दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट करती है
वो साइकोसिस की है और उसके अंदर एग्रेशन और एंगर से आगे चला जाता है काम, इसको हम एग्रेशन कहते हैं, एग्रेसिव आउटबर्स्ट है। और मेरे ख्याल से हमारे डिपार्टमेंट में जितनी इमरजेंसीज आती हैं वो एग्रेशन में बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर का अगर पेशेंट है, मैनिक एपिसोड के साथ है, तो वो एग्रेसिव आउटबर्स्ट के साथ आया है, ठीक है, उसने मार दिया है पकड़ के, खूनो खून कर दिया है, सर फाड़ दिया है, ठीक है, दूसरे पर्सन का, और वो ज्यादा बोली जा रहा है, ठीक है, और मूड भी बड़ा प्लेजेंट है, ही इज ओवर रिलीजियस हो गया है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मेरी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ जो है वो एफिलिएशन है, ठीक है। इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया, डॉक्टर साहबा ने जिस तरह से हाईलाइट किया था कि स्किज़ोफ्रेनिया में भी एग्रेसिव आउटबर्स्ट आ जाता है, ठीक है, और फिर ड्रग इंड्यूस साइकोसिस में ड्रग के यूज के साथ इसकी एसोसिएशन है। सो आवर डिसऑर्डर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद एंगर and aggressive behavior. So it's very important to like highlight. Plus if you are seeing कि someone is too much aggressive, उनका कंट्रोल नहीं रहता है, और हाँ हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों को पर्सनैलिटी के इश्यूज भी होते हैं, they can be aggressive as well, ठीक है। तो ये हमारे लिए फर्स्ट इंडिकेटर है, अगर हम किसी में एंगर आउटबर्स्ट देखते हैं तो फॉरन एवेल्युएशन के लिए उसको लेके आना चाहिए, ठीक है। और जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने हमें अभी पहले बताया है कि हमारा डिपार्टमेंट इट्स अ वेल एस्टैब्लिश वेल सेटल्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि बायोसाइकोसोशल मॉडल पे पेशेंट आता है तो उसको थेरेपी की सर्विसेज भी मिलती हैं, मेडिकेशन की भी मिलती हैं, चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हुई हैं कि उनसे कंसेंट ली जाती है। हाँ, अगर हम चीज़ें एक्चुअली हमारे मुआशरे में उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है जाना कहाँ पे है, अगर वो कॉम्प्लिकेट होके आती हैं तो फिर उस सूरत में देखें कि फिर हम सब भी काम कर रहे हों और पेशेंट को फ़ायदा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक पर्सन मेडिकल वार्ड में जाता है, किसी इमरजेंसी के साथ जाता है, उसकी लाइफ को सेव करना मेन पर्पज़ है। तो इसी तरह से साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, लाइफ सेविंग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई सुसाइड के साथ आता है, ठीक है, वो इस तरह की बातें करता है कि मेरा दिल नहीं लगता है, ठीक है, मैं तो मर ही जाऊँ, या उसने कोई अटैम्प्ट की हुई है, वो सेल्फ हार्म करता है, या वो कहता है मुझे कोई आवाज़ें आती हैं कि तुम छलांग लगा दो, ठीक है, दीज आर दोज कॉम्प्लिकेशंस आई थिंक सो जिनकी फैमिलीज में ये चीज़ें रन करती हैं, रादर देन कि वो आप ये कहें कि हमारे स्पिरिचुअल हीलर्स के पास जाना, दैट इज़ वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देम, ठीक है, दे कैन अप्रोच टू देम बट दे शुड कम टू लाइक आप ये कहें कि साइकाइट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करनी है कि वी हैव बाउंड्रीज, ठीक है, हमारी बाउंड्रीज ब्लर नहीं होनी चाहिए। आपको पता है मेरा आप लोगों के साथ एक इनिशियली स्टार्टिंग से एक लिंक रहा है कि देखें साइकोलॉजिस्ट इज नॉट द पर्सन टू प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन, ठीक है, ही और शी कैन ओनली प्रैक्टिस थेरेपी और काउंसलिंग, ठीक है। On the other side, doctor is MBBS, then he has done his specialization in psychiatry. He is legally the right person कि जिसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, और ऑब्वियसली जिस पर्सन ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है उसने उसके साइड इफेक्ट्स को भी मॉनिटर करना है, उसने उसकी आप ये कहेंगे बॉडी में सर्टेन चेंजेस भी होती हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हैं, अगर फीमेल है, ठीक है, उसकी लाइफ है, उसने बेबी बर्थ के हवाले से, कंसेप्शन के हवाले से कुछ चीज़ें वो डॉक्टर ने ही देखती हैं। अच्छा, एंड इट्स सो गुड कि आज हम इस टॉपिक पे बात करें, बिकॉज आई थिंक जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस दे पाएँ इन इश्यूज़ के ऊपर उतना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। बस अगर हम कोशिश कर सकें कि अपने डिस्कशन को रैप अप करें, यहाँ पर आप उन सब लोगों को क्या एडवाइस देंगी जो कि आज भी एक स्टिग्मा को फॉलो करते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज शुड नॉट बी टॉक्ड अबाउट? कितना इम्पोर्टेंट है कि इस स्टिग्मा को ख़त्म किया जाए? स्टिग्मा पे आपने बात की, बहुत अहम है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को डिस्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, आई वुड से कि दे आर वेरी ब्रेव पीपल। मेंटल हेल्थ के साथ, प्रॉब्लम के साथ काम करना, इस सोसाइटी में रहना एक ब्रेवरी है, ठीक है। और स्टिग्मा हम कैसे कम कर सकते हैं? जी, स्टिग्मा कम करने के बहुत से तरीके हैं। अवेयरनेस, हमारे लोगों में एजुकेशन आए, उनको अंदाज़ा हो ज़हनी मसाइल का, क्योंकि जिस्मानी मसाइल, और मैं यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट कर दूँ कि साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि जो मेंटल पेन है इट्स मोर सिवियर देन द फिजिकल पेन। ये साइंसी तौर पे चीज़ें मौजूद हैं, रिसर्चेज में लोग इसको फाइंड कर सकते हैं।
सेकंड थिंग कि जो मेंटल पेन से आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, ये कम बैक नहीं होती, जिंदगी में कभी वापस नहीं आती। फिजिकल पेन से जो एनर्जी लॉस करते हैं, वी कैन टेक इट बैक बाय आवर फिजिकल डाइट, बाय मेडिकेशन, बाय विटामिन्स, बाय आवर फिजिकल हेल्थ। लेकिन मेंटल जो एनर्जी है, वी कैन नॉट टेक इट बैक। लेकिन हमारे हाथ एज अ होल हमारा बिहेवियर मेंटल हेल्थ को पीछे रख के फिजिकल हेल्थ को आगे रखा हुआ है हम सब ने। जबकि अगर दिमाग साउंड नहीं है आपका, फिजिकल हेल्थ भी, देयर इज अ रिलेशन। अगर आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्टेड है तो यू आर प्रोन टू मेनी फिजिकल इलनेसेस। एक पर्सन कांस्टेंट एंजाइटी में है, कांस्टेंट डिप्रेशन में है, उसको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है, उसको हाइपरटेंशन होने के, हार्ट डिजीजेज होने के चांसेस हैं। तो देयर आर सर्टेन इलनेसेस जो कि लिंक्ड करती हैं मेंटल हेल्थ से। तो इसमें आज के दिन के लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि प्लीज इफ यू फाइंड आउट, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, यू आर फेसिंग एनी इशू, आपको सिंपल, क्योंकि ये डोमेन मेंटल हेल्थ का सिंपल काउंसलिंग से लेके एक्सट्रीम जो हमारे डिसऑर्डर्स तक, ये सारा जो अम्ब्रेला, इसके अंडर हमारी सारी सर्विसेज आती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, डोंट हेजिटेट, कम टू द साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एनीवन यू वांट टू डिस्कस इट। आप आए, अपने मसले को हल करें, दुनिया को ना देखें। आपके इर्द गिर्द लोग, मिथ्स, हमारे यहाँ मिथ्स बहुत है, हमारे यहाँ इर्द गिर्द लोगों की ये बहुत एम्फेसिस होता है कि जी तुम अपनी विल पावर से ठीक करो, तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम पागल हो जो तुम साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हो। दिस इज अ मिथ। अगर विल पावर से करना है तो मैं तो कहूंगी शुगर को भी कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को भी करें। व्हाई दे आर टेकिंग मेडिकेशन, दे शुड ट्राई टू, जबकि डायबिटीज का तो अब साइंसी लिहाज से मैं बता दूं कि एक्सरसाइज और डाइट के जरिए पीपल कैन कंट्रोल, बट दे विल नॉट कंट्रोल इट बिकॉज दे हैव द पैरामीटर कि शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और ब्रेन के केमिकल्स का वी डिडंट हैव एनी पैरामीटर। तो दैट्स वाई पीपल दे गेट हेजिटेड। तो उसमें यही है कि प्लीज आगे आए, अपने मसाइल का हल जो है वो आपके अवेलेबल है सर्विसेज, अपने मसाइल के हल के लिए आगे आए और उनको रिजॉल्व करें। अगर आप फैमिली में, सोसाइटी में देखते हैं तो प्लीज ट्राई टू जो है ना रिजॉल्व द इश्यूज। बिल्कुल, और मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।